होमोमॉर्फिज्म हमने स्टार्ट किया था, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म। एक तो इस गलत फहमी से बाहर आइए कि आप कुछ भी काउंट कर लोगे। सर कुछ भी काउंट नहीं होता, मत होने दो काउंट, हर चीज थोड़ी काउंट की जाती है, बट जो काउंट हो सकता है वो आपसे जरूर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन S4 पे की गई, इसका मतलब थोड़ी आप S10 पे भी कर लेंगे। वो दैट साइज बड़ा होगा, कैलकुलेशन बड़ी होगी, एंड फिर आपको बस डायरेक्ट फार्मूला एंड टर्म्स ढूंढो तो वो भी आसान नहीं है। दूसरा ये कि बेसिक आइडिया क्या है होमोमॉर्फिज्म का, जो आपको देखना चाहिए। जैसे हमें 1 की इमेज मान लीजिए I है, ठीक है, और F1 + 1 अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो F1 + F1 यहां पर ये किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये ऑप्शन आना चाहिए इसका। यहां ये किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के, तो यहां प्लस लिखा है। ये हो जाएगा I × I, मतलब I²। FM कर देंगे तो I⁴ आ जाएगा, है ना। वी कैन इजीली वेरीफाई कि दिस काइंड ऑफ मैप इज अ होमोमॉर्फिज्म। हम देख सकते हैं कि ये F(a + b = FA × FB होल्ड कर रहा है। अगर ये डिफाइन, तो होमोमॉर्फिज्म के जो बेसिक रूल्स है ना, कि अगर आपको 2 ग्रुप दिए जाए तो आप एक मैप ढूंढने की कोशिश करते हो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जिसके पास ये प्रिजर्वेंस हो F(ab) = FA FB, दोनों तरफ करस्पॉन्डिंग बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ठीक, अगर वो होमोमॉर्फिज्म है, प्रिजर्व कर जाती है, तो बहुत सारे एलिमेंट की इमेज अपने आप मिलना शुरू होती है, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है उनसे। जैसे अगर आपने लेट F इज अ मैप फ्रॉम G to G prime such that F(a⁴b) = FA × FB, ये बना दिया आपने। e⁻x डिफाइन कर लिया आपने, कहां से, f(x) = e⁻x, और f मेरा जो है R+2 R non-zero this, ये मैप बना ली। अभी तक तो केवल मैप डिफाइन किया ना, बट अब जैसे ही देखा कि यार ये हम ऐसे करते हैं e⁻x + y by this, but this is equal to e⁻x × e⁻y, और this is what, f(x), और ये इसका बाइनरी ऑपरेशन into f(y), है ना। अब ये होमोमॉर्फिज्म हो गई। और फिर हमने ये प्रूव किया था कि अगर f होमोमॉर्फिज्म है तो f(e) = e'। अब आपकी मर्जी थोड़ी कहीं भी भेज दो आप, वो अपने आप गवर्न करना शुरू करेंगे कि e को e' पे जाना होगा। a अगर x पे मैप हुआ है तो A इनवर्स को X इनवर्स मैप होना पड़ेगा, और A अगर X पे मैप हुआ है तो A² X² मैप होगा, A³ X³ मैप होगा। अब A की सारी पावर्स की जो इमेजेस हैं वो X की पावर से गवर्न होंगी, है ना। साथ में इसी के चलते ऑर्डर भी के साथ कोई प्रेजेंस आया, ऑफकोर्स डिविजिबिलिटी प्रेजेंस था वो, कि जो A की इमेज X है तो X का ऑर्डर A के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ प्री इमेज इफ फाइनाइट, जो भी वहां पर आए। उसके बाद आपने कुछ रिजल्ट और डिस्कस की। अगर होमोमॉर्फिज्म है, ये कोई भी मैप नहीं यूज कर सकते हम, ये खास अब मैं बना देता, मान लीजिए यहां पर log mod x, मैप तो तब भी डिफाइन हो जाती, तो फिर क्या होता, log of mod x + mod y, कोई फायदा नहीं होता वहां से, mod of x + y, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ना। सो दोस मैप विच आर प्रिजर्व्ड अंडर दिस सेंस f(ab) = FA FB, मतलब इमेज ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस। ऐसी मैप्स के चलते कुछ नई प्रॉपर्टी मिलना शुरू होती है। ठीक है, जैसे आपसे कोई कहे कि ये जो है डेज ऑफ, सपोज इन अ मंथ है, ये नंबर पता है आपको कि ये कौन सी तारीख है, तो आप बता सकते हो कि ये या दोनों में से कोई नहीं कोई एक तो नेक्स्ट तारीख होगी। ऐसा थोड़ी कि यहाँ 26 है, 27 यहाँ ढूंढते मर जाए आदमी, छुट्टी कब है नहीं। तो या तो ये होगा तो ऐसे ऐसे आया होगा, या ऐसे ऐसे जो फंडामेंटल है। अगर वो बता दे कि हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो पक्का ये कि ये यही होगा। तो कुछ
इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी रिक्वेस्ट है ना, डेज ऑफ मंथ और वीक और सो, तो आप बाकी कह पाते हो ना। ऐसे ये मैप आर्बिट्री मैप नहीं है, इट इज प्रिजर्व्ड एज वेल, देन इट सेटिस्फाई सर्टेन मोर रूल्स। उसमें से एक भी रूल फेल हो गया तो हमारी मैप फिर होमोमॉर्फिज्म नहीं है। हम गलत कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ए भी हो रहा होगा। ठीक, इसके बाद आपने क्या किया, जैसे इस वाले में देखा कि ये जो मैप आया एफ ऑफ एन इक्वल टू आई टू द पावर एन, ये मैप हमारी होमोमॉर्फिज्म है। आप देख सकते हो एफ ऑफ एन वन प्लस एन टू, यहां इसका ऑपरेशन आई टू द पावर एन वन प्लस एन टू, बिल्कुल वही वाला तो कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं ऐसे एफ ऑफ एन वन हो गया प्रिजर्व्ड। दिस इज होमोमॉर्फिज्म। तो जब होमोमॉर्फिज्म आप डिफाइन करते हो तो एक दो एलिमेंट की इमेज अंडर होमोमॉर्फिज्म अगर एक की भी मिल गई तो बहुत सारे की मिल जाती है, उस एलिमेंट्स की सारी पावर्स की इमेज अपने आप मिल जाएगी आपको। अगर एक की इमेज x है तो मान लीजिए ए का ऑर्डर 10 है, सपोज इमेज ऑफ ए इज x एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 10, ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू 8 पावर 10 इक्वल टू आइडेंटिटी, ये 10 नए एलिमेंट मिल गए हमको। इन सब की इमेज किससे गवर्न हो जाएगी, x से। अगर x का ऑर्डर मान लीजिए 5 है, हो सकता है ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ प्री इमेज, तो एक इमेज x, ए स्क्वायर की x स्क्वायर, 8 पावर 5 की x पावर 5, वो हो गया आइडेंटिटी, 8 पावर 6 की फिर से x, 7 की फिर से x एंड सो ऑन। तो यहां पे हमें 10 एलिमेंट की इमेज मिल गई और रेंज में कितने एलिमेंट मिल गए, 5 एलिमेंट मिल गए। जो x का ऑर्डर है उसमें उतने एलिमेंट हमको रेंज में मिल जाएंगे। दिस इज फंडामेंटल ना, कि अगर आप ग्रुप थ्योरी में है, होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, तो पर्पस क्या है होमोमॉर्फिज्म का, मिलते क्या क्या चीजें उससे, वो जानने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहां से जब आपने डिस्कशन शुरू किया कि ये होम, अब इसमें देखा कि जब जब मेरा n 4z को बिलोंग कर रहा है तो f ऑफ n इक्वल टू 8 पावर 4n इक्वल टू 8 पावर 4n और इक्वल टू 1, और 1 इसकी आइडेंटिटी है। अब अगर i टू द पावर n को आइडेंटिटी होना है तो 4 मस्ट डिवाइड n, ये इथेनॉल लीफ आ गया। और उन एलिमेंट्स के कलेक्शन को जो आइडेंटिटी पे मैप होते हैं कर्नल बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म का। तो यहां से क्या मिला मुझे, कर्नल f इक्वल टू 4z, ये डोमेन का सब ग्रुप होगा। तो जब भी होमोमॉर्फिज्म आती है तो वो जो 5 प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी मैप होना, इनवर्स का इनवर्स मैप होना, ए टू पावर m की इमेज x पावर m हो जाना अगर a की इमेज x है, तो ऑर्डर ऑफ x का ऑर्डर ऑफ a को डिवाइड कर देना अगर x a की इमेज है, साथ में कर्नल और रेंज का अपने अपने ग्रुप्स का सब ग्रुप हो जाना, कर्नल डोमेन का सब ग्रुप और रेंज को डोमेन का सब ग्रुप, और सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप का डिवाइड करता है लैग्रांजेस थ्योरम, अगर फाइनाइट है तो, है ना। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये सब कंसेप्ट तो है ना हमारे पास ग्रुप थ्योरी में। ठीक, फिर आपने एक रिजल्ट देखा कि कर्नल के सारे एलिमेंट एक ही इमेज देते हैं आइडेंटिटी, कर्नल के सारे एलिमेंट एक ही इमेज देते हैं आइडेंटिटी, रेंज का सिर्फ एक एलिमेंट मिला आपको। अब आप अगर ढूंढना चाहते हो रेंज के एलिमेंट तो क्या करोगे, डोमेन के एलिमेंट उठाओगे, उसकी इमेज निकालोगे, चलो एक मिल गया, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, उसकी इमेज निकाली, चलो हो सकता दूसरा मिल जाए। अब तीसरा उठाने के लिए एलिमेंट चेंज करोगे नहीं करोगे, यहां वो भी उठा रहे हो तो वहां भी वो भी मिलेगा, तो यू कीप ऑन चेंजिंग एलिमेंट ऑफ डोमेन, पॉसिबली यू मे गेट न्यू एलिमेंट ऑफ रेंज, कि जो आएगा तो रेंज में ही अगर इमेज निकाल रहे हो। पर देखा यह जा रहा है कि जब तक हम कर्नल से उठाते रहेंगे एलिमेंट, हमें रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, आइडेंटिटी। तो नया एलिमेंट रेंज में ढूंढना है तो वी शुड गो आउट ऑफ कर्नल, गो आउट थ्योरम, आउट ऑफ थ्योरम हो गई हमारी ये, समझ में ना। तो कर्नल के बाहर कैसे जाएं, ठीक है। अब एक बार बाहर जाएंगे या कई तरीके डिवाइड कर लें, अगर हम सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट ले लें तो पूरे कॉम्प्लीमेंट से एक ही एलिमेंट निकलेगा, फिर वो वही रूल कवर करेगा, तो क्यों ना कर्नल की हेल्प से कोसेट बना लेते हैं, इसका भी फायदा होगा, डिसजॉइंट में बढ़ जाएंगे, उसमें से कर्नल भी खुद एक कोसेट बनेगा। हर सब ग्रुप के कोसेट बनते हैं और वो सब ग्रुप भी एक कोसेट तो होता है, HE या HA बिलोंग टू H, होता नहीं होता है। जब कोसेट्स बनाते हो HA1, HA2, HAK, इसमें खुद H भी होता है, वो कौन सा, HA इक्वल टू A इफ A बिलोंग्स टू H, वो भी कोसेट ही है। इनमें अगर सारे डिस्टिंक्ट उठा लिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब इसके सारे एलिमेंट अगर आइडेंटिटी दे रहे हैं तो अब इसके सारे एलिमेंट सब में कुछ ना कुछ रिश्तेदारी है ना, कोसेट्स हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि
कि इसके सारे एलिमेंट एक ही इमेज देंगे, जैसे इसके सारे एलिमेंट ने क्या दिया, ई दिया, तो इसके सारे एलिमेंट वही देंगे जो A2 देता था। ऐसी सबके अलग अलग, तो इन सबका यूनियन पूरा G मिल रहा है। अगर इनकी इमेज मैंने निकाल ली, यहां से E, यहां से X1, यहां से XK मिल गया अगर, तो अब तो सारे एलिमेंट खत्म हो गए, हमारे ग्रुप का एलिमेंट कहीं ना कहीं तो हो गई होगा। तो इसके सारे एलिमेंट E दे रहे हैं, इसके सारे X1, और ये सारे डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आएंगे। प्रूफ किया था हम लोगों ने। इससे ये प्रूफ हुआ कितने एलिमेंट आए रेंज में, एग्जैक्टली उतने ही जितने की कोसेट बने किसके, कर्नेल के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रेंज और द एलिमेंट इन द रेंज आर इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विद द कोसेट्स ऑफ कर्नेल। हर कोसेट एक एलिमेंट, दूसरा कोसेट दूसरा एलिमेंट, सो ऑन। सो देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन कोसेट्स ऑफ कर्नेल एंड एलिमेंट इन द रेंज। दूसरा यहां से एक इंफॉर्मेशन ये भी मिली, दो पैरेलल इंफॉर्मेशन, एक तो एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, दूसरा एक कोसेट में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने कि खुद सब ग्रुप में होते हैं। किसी भी सब ग्रुप कोसेट में और सब ग्रुप एलिमेंट सेम होते हैं ना। कोसेट्स आर सिमिलर टू सब ग्रुप, HA सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब पूरी मैप जो है वो 1-to-M-to-1 हो गई। अगर H में M एलिमेंट है तो HA में भी M एलिमेंट, HB में भी M एलिमेंट, तो ये M एलिमेंट यहां मैप हुए, फिर इसमें भी M एलिमेंट है, ये भी एक ही जगह मैप हो रहा है। तो पूरी मैप M-to-1 हो रही है, M के पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं इस तरह से। साथ में ये दोनों जब हमने एक साथ कंपेयर किए तो एक चीज और मिलती है कि रेंज में उतने ही एलिमेंट आ सकते हैं, अगर फाइंड के सेंस में बात कर रहे हैं, काउंटिंग की बात कर रहे हैं, जितने की कर्नेल के कोसेट्स होंगे। यानी इसे इंडेक्स बोलते हैं। किसी भी सब ग्रुप के कितने कोसेट है, ये उस सब ग्रुप का इंडेक्स होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रेंज इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ कर्नेल। तो ऑर्डर ऑफ FG रेंज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नेल इफ G इज फाइनाइट। अगर G फाइनाइट नहीं है तो हमें कर्नेल, हमको क्या निकालने चाहिए फिर, कोसेट। ऐसा होता है ना कि ग्रुप फाइनाइट ना भी हो तब भी कई बार कोसेट फाइंड आ जाते हैं। जैसे Z में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट, 3Z में इनफाइनाइट, बट 3Z कोसेट कितने बन रहे हैं, 3Z + 0, 3Z + 1, 3Z + 2, उसका फिर रिपीट हो गया तो कुल 3 बन रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि Z अपॉन 3Z = 3 है ना, फिर भी हमने कोसेट काउंट कर लिए। सो दिस इज इंडेक्स इज 3। सो अगर कोई होमोमॉर्फिज्म का डोमेन Z है, कर्नेल MZ है, MZ भी सब ग्रुप बनेगा। ग्रुप थ्योरी में MZ, अमजद खान का बड़ा रोल है, ठीक है। जो MZ के कोसेट्स कितने बनेंगे, एग्जैक्टली M है ना। तो अगर डोमेन Z हुआ, कर्नेल MZ हुआ, तो पक्का रेंज में कुछ भी ग्रुप ले लो, या तो होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगी। अगर आपको कर्नेल यही बनाना है ना, तो फिर रेंज में M एलिमेंट होने चाहिए। मतलब हम ले रहे हैं Z डोमेन और सोच रहे हैं 5Z बन जाए कर्नेल, तो रेंज में कितने होने चाहिए, और जो को डोमेन है ना उसमें 12 एलिमेंट है। अब रेंज में कितने चाहिए हमको, 5 हो सकता है, 12 एलिमेंट है, क्यों नहीं बन सकता। बट रेंज का ऑर्डर को डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो पॉसिबल नहीं है ना। ये बेसिक चीजें क्या किसको इंप्लाई करता है। और यही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ना एक सिस्टमैटिक पढ़ने का नाम नहीं है। जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है वो सिस्टमैटिक सोचने का नाम है। आप जब तक उनको ग्रुप और ये ऑर्डर इनके साथ ना हर बार एग्जाम्पल साथ मिक्स करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होगी, आपकी बाइंड हो जाएगा आपका सारा मामला। तो जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, हमें ऐसा करना होता है। लिस्ट मेरे पास वही है, K4, Z4, UN है ना, है ना, ZM, UN, SN, AN, ये ग्रुप्स है। इनमें भी SN, AN की बात होगी तो बहुत बड़े नहीं, A20 ना, A4, A5, S4, S5, ऑफकोर्स S3, इनमें, ठीक है, बात समझ रही है? इसमें वो काम करने की कोशिश करेंगे। फिर आपने आइसोमॉर्फिज्म की बात की। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म की बात जब कर रहे थे तो ये जो निकल के आ रहा है सीन, मान लीजिए अगर G मेरा साइक्लिक है ना, G प्राइम पता नहीं, बट G मेरा साइक्लिक है, किसी भी होमोमॉर्फिज्म, मैप नहीं, होमोमॉर्फिज्म में अगर मुझे एक ही इमेज मिल जाए, माई मैप इज नोन कंप्लीटली। पक्का, क्योंकि इसका हर एलिमेंट बनना तो अल्टीमेटली ए से ही है। इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओगे आप, अल्फा अगर G का, तो अल्फा क्या होगा, 8 पावर R टाइप का तो होगा, और फिर f ऑफ अल्फा क्या आएगा, f ऑफ 8 पावर R,
और ये एफ ऑफ ए टू द पावर आर और ये एक्स पावर आर। कि आपका राइट नहीं, हम तो वाई पे भेजेंगे भाई, हम नहीं भेजेंगे यहां पे। फिर आपकी होम ऑफिस कौन सी है? वो एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी वाली तो नहीं है ना। तो ये एक काम की चीज ये बनी हमारी कि अगर एक एलिमेंट की इमेज पता है, उससे बहुत सारे एलिमेंट की इमेज मालूम चल जाती है। अब वो एक एलिमेंट इतना दमदार है कि पूरे ग्रुप को बना देता है, साइक्लिक इन सेंस। तो फिर सिर्फ उसकी इमेज मिल जाए, सबकी इमेज मिल जाएगी। इससे पहला ज्ञान ये मिलता है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप की इमेज बनानी है, आपको ढूंढनी है, होम ऑफिस ढूंढनी है, तो केवल उसके जनरेटर को पकड़ो और यहां पर जहां मैप कराना मैप कराओ। शर्त यही है कि होम प्रिजर्व होनी चाहिए। अगर प्रिजर्व कर गई वो मैप, इसकी जो भी इमेज आपने डिफाइन कर दी, मान लीजिए अगर ये इसका ऑर्डर, सिर्फ इसका ऑर्डर एक ऑर्डर डिवाइड भर कर दे, ये अपने आप प्रिजर्व हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एक्स ए को डिवाइड भर कर दे बस केवल, क्योंकि एक इमेज एक्स है, हमारा रूल क्या है, ए स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर कर दूंगा उसके सेल्स में। तो अपने आप रेंज किससे जनरेट हो जाएगी? एक्स से। अगर डोमेन साइक्लिक है, इसका हर एलिमेंट इससे बन रहा है, तो रेंज का हर एलिमेंट इससे नहीं बनेगा। तो ये क्या करेगा? रेंज को जनरेट कर देगा। तो डोमेन साइक्लिक है तो रेंज साइक्लिक है। तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर ग्रुप अबिलियन है, साइक्लिक नहीं है, तो अबिलियन। ये तो बेसिक है ना। इसी से नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी की बात कर सकते हो। अब वो तब जब रेंज को हम ऑन टू के सेंस में ढूंढे। अगर मैं जी से जी प्राइम पे मुझे ऑन टू मैप बनानी है, तो जी प्राइम पूरा रेंज बनेगा। तो फिर जी प्राइम को साइक्लिक होना पड़ेगा। अगर जी प्राइम साइक्लिक नहीं है तो ऑन टू मैप नहीं बन सकती। मैप तो फिर भी बन जाएंगी कि ग्रुप भले साइक्लिक ना हो, इसके पास ऐसे सब ग्रुप हो सकते हैं जो साइक्लिक हो, है ना, हो सकते हैं ना साइक्लिक हो। और वो जब साइक्लिक हो जाएंगे सब ग्रुप, तो वही रेंज बनने को तैयार है, बन भी सकते हैं। शायद तब भी वही आएगी कि ये डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ एक्स ऑर्डर ऑफ ए को। डन। इसका इस्तेमाल किया आपने कैसे? जैसे Z10 से Z सपोर्ट 35, ठीक है। मुझे अगर 1 की इमेज मिल जाए तो सबकी इमेज मिल जाएगी। और ये साइक्लिक है। ZM पे जब भी काम करते हैं तो ध्यान रखते हैं हम किसी साइक्लिक ग्रुप पे काम कर रहे हैं। जो इस पे हो रहा होगा सब जगह काम कर जाएगा, वो सारे साइक्लिक पे। अब X का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 के ऑर्डर डिवाइड करें, और 1 का ऑर्डर 10। इन ZM 1 का ऑर्डर M। अब X का ऑर्डर 1 का डिवाइड करें, तो ऑर्डर ऑफ X क्या होना चाहिए? या तो 1 हो, या 2 हो, या 5 हो, या 10 हो। यही चाहिए ना। बट ऑर्डर ऑफ X डिवाइड्स 35 एज वेल। तो ऑर्डर ऑफ X यहां से क्या हो सकता है? 1, 5, 7, 35। तो कॉमन मुझे एक ये मिला और एक ये मिला, और कुछ कॉमन मिला। तो ऑर्डर ऑफ X मेरा क्या होना चाहिए? 1 और 5। केस 1, ऑर्डर ऑफ X इक्वल टू 1, दैट मीन्स X इज 0। ठीक है, पक्का। केस 1। अब 1 का ऑर्डर, अब F1 इक्वल टू क्या है? 0। तो F R इक्वल टू भी 0 हो गया हर एक के लिए। तो F क्या मिल गई? 0। मतलब F ऑफ R, सो F इज ट्रिवियल। केस 2, F ऑफ ऑर्डर ऑफ X इक्वल टू 5। अब इसमें ऑर्डर 5 के कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक तो है दैट मीन्स X इक्वल टू 7 पन्ना 35, एक 14 14 75, एक 21। हम तो 7 से बस ऐड करते जा रहे हैं कि 7 का ऑर्डर 5 है, 7 स्क्वायर का ऑर्डर 5 होगा। एक ऑर्डर प्राइम होता है तो a स्क्वायर a क्यूब 5 टाइम करते जाएंगे। तो अगला क्या आ गया? 28। और अगला क्या आ गया? 0, है ना। तो वो उसका ऑर्डर 1 हो गया। तो अब x के लिए f ऑफ x इक्वल टू 7, f ऑफ 1 इक्वल टू f1 1 इक्वल टू 7, f2 1 इक्वल टू 14, f3 1 इक्वल टू 21।
F4 1 इक्वल टू 28। ये वो 4 मैप मुझे दिखाई दे रही हैं जिसमें 1 की इमेज अलग अलग है, बट सारे एलिजिबल हैं, फंक्शन तो अलग अलग है ये सारे। अब इसमें रेंज इससे जनरेट होगी, रेंज में कितने एलिमेंट होंगे 5, इसमें भी 5, इसमें 5, रेंज सेम ही आएगी सब में, ये भी वही 5 एलिमेंट देंगे, ये भी वो 5 एलिमेंट, बट मैप अलग अलग है क्योंकि इसमें 1 की इमेज 7 है और इसमें 1 की इमेज 14, सब में 1 की इमेज अलग है ना, तो अगर इमेज अलग होगी तो मैप तो अलग मानी जाएगी ना, रेंज सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि Z10 से Z35 पे टोटल 5 होमोमॉर्फिक बनेंगी, एक ट्रिवियल और 4 नॉन ट्रिवियल। ठीक है, ये हमने मैप बना के दिख लिया उसको, एक ट्रिवियल और 4 नॉन ट्रिवियल, और जो चारों नॉन ट्रिवियल है ना उन सब की रेंज में कितने एलिमेंट हैं 5, सबकी रेंज में कितने एलिमेंट हैं 5। डन? नहीं, ऐसे हां होता है, ऐसे ना होता है। ठीक है, सिग्नल गलत दोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। एक आदमी उस गाड़ी चला रहा है, ऐसे से हाथ दे रहा और फिर ऐसे से कर रहा, सोने सा मोड़ेगा वो नहीं मोड़, ऐसे हो गए वो फिर भी नहीं मोड़ा और सीधे बढ़ गया। आके कहते तुम हाथ दे के मुड़े क्यों नहीं? कहते मैंने पहले हाथ दिया था और फिर कैंसिल कर रहा था मैं उसको, तो मैंने पहले हाथ दोबारा मैं कैंसिल कर रहा था। तो अब कहीं लिखा भी होना चाहिए कि हाथ तो कैंसिल करने का भी रूल होता है। ठीक है, आप समझिए काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज क्वाइट वेग, बहुत तरह तरह ग्रुप है, इतनी आसानी से काउंट नहीं होती। अभी तो केवल ZM और ZN बात कर रहे हैं, अच्छे से पहचानते हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं, दिख रहा है सारा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती आएगी। अभी आप नॉर्मल सब ग्रुप नहीं जानते, ऑटोमॉर्फिज्म नहीं जानते, क्वोशिएंट ग्रुप नहीं जानते, 3 बेसिक चीजें हैं जो होमोमॉर्फिज्म काउंट करने के लिए जानी जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट सेंस में। आपको एक टर्म ऑटोमॉर्फिज्म पता होना चाहिए, और क्वोशिएंट ग्रुप विद नॉर्मल सब ग्रुप, ये 3 चीजें मालूम चल जाएंगी तो मेजर काउंटिंग आ जाती है। फिर मतलब वो तो एग्जाम में तो बच्चों ऐसे पूछता है, आप बड़ी बड़ी काउंटिंग यहां पे करोगे, लेकिन उसी चक्कर में परेशान मत होना, जिनको शौक है वो कर ले, नहीं तो बाकी ZM टू ZN याद रखें। ठीक है, सीरियसली ये बहुत बहुत बड़ा सेट बन जाएगा, काउंटिंग में फंसे रहोगे आप। ठीक है, तो यहां पर हमने एक्चुअली करके देखी। अब इस आइडिया को जनरलाइज कर दूं मैं, इसी आइडिया को जो Z इसमें देखा कि जब भी आप ZM से ZN पे जाओगे F, तो इमेज तुम्हें 1 की बनानी है। अगर ये X है तो ऑर्डर ऑफ X क्या करेगा, M को भी डिवाइड करेगा, ऑर्डर जैसे भी देखा था N को भी करेगा, तो हमें कॉमन डिवाइडर चाहिए। सो ऑर्डर ऑफ X मस्ट डिवाइड M and N both, so order of X should be common divisor। तो इससे अच्छा ये था क्यों ना M और N का GCD निकाला जाए, तो जो GCD के डिवाइजर होंगे वही कॉमन डिवाइजर होंगे। तो अगर मेरा GCD M और N का D है, तो जो D को डिवाइड कर रहा होगा तो ऑर्डर ऑफ X बेसिकली डिवाइड D। अगर इट हैज टू डिवाइड M and N both मींस इट हैज टू डिवाइड GCD। तो जो D को डिवाइड करने वाले नंबर होंगे वही एलिजिबल है क्या X के ऑर्डर बनने के लिए। तो क्या करना है अब कि व्हाट शुड बी ऑर्डर ऑफ X, सो ऑर्डर ऑफ X शुड बी N1 N2 NR वेयर Ni शुड डिवाइड D। बस जैसे हमने वहां पर देखा, यहां मान लीजिए से 20 है और यहां 148 है, यहां मान लीजिए कुछ और है से 48 है और यहां 148 है, ये तो डिवाइड नहीं कर रहा ना इसको, 144 है ना, 144। अब ठीक है, 16 इसको डिवाइड करता है और 16 इसको भी करता है, बट इसको 9 करता है, इसको 9 नहीं करता, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है ना। इसकी कितने कॉमन कॉमन डिवाइजर 40 डिवाइड कर रहा है इसको, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24। हाँ ओफो, चलो कोई नहीं, 2 कर दे। अब तो नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात वो समझा रहे। तो हम GC ढूंढे उनका, तो जो D मिलेगा तो वहां पर पीछे बहुत सारे नंबर लिखे हुए, कंफ्यूज हो रहेंगे हम। ठीक है, अब कोई 2 नंबर M और N, ऐसे कुछ कुछ नंबर लिख लिए, ZM टू ZNZ। ठीक है, व्हाट वी नीड टू नो GCD, यहां क्या आ गया, D इक्वल टू 10,
यहां आ गया 25, है ना, ये तो डिवाइड करेगा नहीं। तो यहां क्या आ गया 10 से ऊपर तो नंबर कोई नहीं है, पक्का ना, देख लो। अब 15 तो है ही, उसके ऊपर देखो, उस नीचे तो मुझे पता नहीं है। मैं चाह रहा था कोई कॉमन वही ना मिले, डिवाइड ना करने वाला, तो ये नंबर मिल गए। अब डी के डिवाइजर ढूंढो, 1 2 5 10, एवं 15। तो सबसे पहला काम एम एन कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर में समझ में आ गया कि बजाय कॉमन डिवाइजर निकालने के उनका जीसी ढूंढो, उसके जो डिवाइजर होंगे वही कॉमन। तो दीज आर कॉमन डिवाइजर इन दिस सेंस, दीज आर कॉमन डिवाइजर। अब एक्स के ऑर्डर की चॉइस आई है, ये दीज आर चॉइस फॉर ऑर्डर ऑफ एक्स, नॉट द एलिमेंट। अब इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे उतनी चॉइस, फिर इसके जितने होंगे उतनी चॉइस, इसके जितने होंगे उतनी चॉइस। हमें पता है जेड एम में अगर आर डिवाइड कर रहा होता है एम को, तो एग्जैक्टली 5 आर एलिमेंट होते हैं। तो 5 of 1, 5 of 2, 5 of 5, 5 of 10। बट ये सम तो फिर से वही आ जाएगा 10 जिसका हमने निकाला हुआ है। तो यहां 10 चॉइसेस, यहां 25 चॉइसेस यहां पर। तो अगर जेड एम से जेड एन पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है तो उन एम और एन का जीसी निकाल लीजिए, इतने ही होमोमॉर्फिज्म बनेगी, न ज्यादा न कम, है ना। तो यहां कितनी बन जाएंगी 10 होमोमॉर्फिज्म, 25 होमोमॉर्फिज्म और यहां पर 15 होमोमॉर्फिज्म। अब पूछ ये सकते हैं इसके अंदर जाके कि जो डिफरेंट होमोमॉर्फिज्म बन रही है ना, उनमें रेंज का साइज क्या होगा। तो रेंज के साइज यहां से एक होमोमॉर्फिज्म वो है जिसमें रेंज में एक एलिमेंट है, यहां रेंज में 2 एलिमेंट है, यहां रेंज में जो रेंज का ऑर्डर एक्स का जो ऑर्डर है वही तो यहां पर, इसमें रेंज में 5 एलिमेंट है, इसमें रेंज में 10 एलिमेंट है। तो कितनी होमोमॉर्फिज्म जिसमें रेंज में 10 एलिमेंट है। जब जब एक्स ऑर्डर 10 होगा तो वही तो आएंगे। तो देयर आर 4 होमोमॉर्फिज्म इन विच रेंज हैज 10 एलिमेंट। दिक्कत जो रेंज का ऑर्डर होता है वो एक्स की, ये पॉसिबिलिटी किसकी आ रही, ऑर्डर ऑफ एक्स की पॉसिबिलिटी आ रही है यहां पर सारी। तो जो एक्स का ऑर्डर होता है वही रेंज का ऑर्डर होगा। सारी कहानी साइक्लिक में ZM टू ZN चल रही है, कहीं और जनरलाइज मत कर देना उसको, है ना। जब यहां फुल स्टॉप लगाएंगे, नया ग्रुप शुरू करेंगे तब बात करेंगे। अभी हम ZM से ZN पे बात कर रहे हैं। ये पॉसिबल ऑर्डर है एक्स के और जिनसे रेंज जनरेट होती है। रेंज में उतने ही एलिमेंट हो सकते हैं जो एक्स का ऑर्डर होगा। तो जब एक्स का ऑर्डर 10 होगा तो रेंज में 10 एलिमेंट होंगे। अब ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट होंगे 5 10। तो कितनी चॉइस है एक्स के पास 4। तो यहां से 4 मिलेंगे जहां पर जिनकी रेंज में 10 एलिमेंट होंगे, यहां से 4 होंगे जिनकी रेंज में 5 होंगे, एक होगा जिसकी रेंज में 2, एक ट्रिवियल। यहां पर ऐसी 525 मतलब 25 रेंज में एलिमेंट आ सकते हैं। तो Z50 से Z125 में कितनी होमोमॉर्फिज्म है जब रेंज में 25 एलिमेंट हो। तो 525 20। अच्छा, रेंज में 25 और डोमेन में भी, डोमेन में 50 है। रेंज में 50 आ सकती है, कभी नहीं। यानी एक भी होमोमॉर्फिज्म 1-1 नहीं है। अगर रेंज में अगर होमोमॉर्फिज्म को 1-1 होना है तो रेंज में m एलिमेंट होने चाहिए, और वो तभी बन सकता है जब ये इसको डिवाइड करे। अगर इसमें m एलिमेंट चाहिए, m ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो m मस्ट डिवाइड n। अगर m n को डिवाइड नहीं करेगा तो इसमें m ऑर्डर का एलिमेंट तो नहीं होगा। और जब अगर m n को डिवाइड कर देगा, जैसे मान लेते हैं Z50 टू Z75 पे जा रहे हैं हम लोग, मान लीजिए, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 15 ऑर्डर का एलिमेंट है और फिर कितने हैं 8 एलिमेंट है। इसके अंदर 50 ऑर्डर का एलिमेंट है ना, कितने हैं 5 15 8 है ना, 8 एलिमेंट है। उनमें से किसी पे भी मैप करा दो 1 को, बन गई होमोमॉर्फिज्म। रेंज में कितने आएंगे 15 और डोमेन में 15 1-1 है ना। तो अगर पूछे कि Z15 से
Z75 पे कितनी 1 1 होंगी होमोमॉर्फिज्म? तो आंसर क्या आएगा? 8 515। Zm से Zn पे कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी जो 1 1 भी हो? आपको मालूम चला कि रेंज में कितने एलिमेंट चाहिए? m चाहिए, तो x ऑर्डर कितना होना चाहिए? m। अगर होगा तो 5m, नहीं तो एक भी नहीं। Zm से Zn पे 1 1 होमोमॉर्फिज कब मिलेंगी? जब x का ऑर्डर m हो। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू m, देन f Zm हैज ऑर्डर व्हाट? m। डोमेन में भी m एलिमेंट, रेंज में भी m एलिमेंट, तो फंक्शन क्या हो गया होगा? 1 1। बट क्या होना चाहिए इस, अब ये कब होगा इसमें? जब m डिवाइड्स n। और फिर कितनी चॉइस है ऐसे एलिमेंट की? 5m। तो वी हैव फार्मूला, लाइक नोट से स्टार्ट कर सकते हैं लेक्चर को, कि नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm to Zn equal to 0 if m doesn't divides n, और 5m if m divides n। ये बात समझ में आ रही है? सो Z10 से Z15 पे कितनी 1 1 मैप बनेगी? Z10 से Z15 पे कितनी 1 1 मैप बनेगी? कितनी 1 1 मैप बनेगी? 15C10 इंटू 10 फैक्टोरियल। मैप कहां कह रहा हूं? होमोमॉर्फिज्म। बी डिफरेंट रखो ना, कि हम मैप बोल रहे हैं, होम बोल रहे हैं। तो वहां 15 10 एलिमेंट यहां 15, इसमें से कोई भी 10 चूज कर लो और उनके बीच मैप बना दो। तो 15 में से 10 चूज करो, 15C10। जब 10 चूज कर ली तो उनको आपस में अरेंज करते रहो। कितने रंग से? 10 फैक्टोरियल। दिस इज नंबर ऑफ 1 1 मैप। A से B पे 1 1, A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट, और n m से ज्यादा है तो 1 1 बन जाती है। और कितनी बनती है? NCm इंटू m फैक्टोरियल। हम P यूज करते नहीं है, हम सिलेक्ट करते, अरेंज करते हैं ना। आई डोंट बिलीव इन फार्मूला है। ठीक है, समझ रहे हो कि ये यहां से चूज करना है ना, सिंपल। तो सिलेक्ट करो और उसके बाद अरेंज करो, बेसिक मेथड ना। मैं आपको M21 बता रहा था यहां से कि गो आउट ऑफ थ्योरम, मैं यहां पे स्किप कर देता, आराम से नॉर्मल सब ग्रुप होता, क्वेश्चन ग्रुप एंड थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म। पहली थ्योरम आपको देती कि G every homomorphic image is isomorphic to a quotient group, gy kernel f is isomorphic to fg, hence order are same, so order of g upon order of kernel equal to order of fg। सीधी आता वहां से, बट वो थ्योरम बेस्ड है। आप जब बेसिक से वहां तक प्रूफ करते हो जाते हो तो ज्यादा चीज सीखते हो ना, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट वहां पर बनती है। तो यहां जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको पता है Zm to Zn अगर 1 1 बनाना है, मुझे मैप बनानी है, तो कोई टेंशन नहीं है, n में से m सेलेक्ट करेंगे हम, अगर तो n बड़ा होना चाहिए। अब 4 में से 5 सेलेक्ट करो, नहीं सेलेक्ट होगा मतलब नहीं बनेगी 1 1 मैप। लेकिन अगर ये बड़ा है m से तो मिल जाएंगे मुझे, उनमें से m चूज करूं और अरेंज कर दूं, तो वो तो मैप हुआ। लेकिन मुझे क्या चाहिए? होमोमॉर्फिज्म अगर चाहिए तो 1 की इमेज जो भी होनी चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? m होना चाहिए, तभी रेंज में m एलिमेंट आएंगे, है ना। वहां हम m सिलेक्ट कर रहे थे, यहां m प्रोड्यूस कर रहे हैं। अंडर होमोमॉर्फिज्म वी ट्राई टू प्रोड्यूस m एलिमेंट इन द रेंज, देन ओनली इट विल बी 1 1। तो 1 की जो इमेज है, अगर ये x है और x का ऑर्डर मुझे मतलब इससे पूरी होमोज मिल जाती है। अगर x का ऑर्डर m है तो वहां भी m ही एलिमेंट होंगे रेंज में, तो अब x चूज करना है ऑर्डर m के। तो Zn में कितने एलिमेंट ऑर्डर m के होंगे? किसी भी ग्रुप में Zm, किसी भी Zm में, किसी भी Zn में r ऑर्डर के एलिमेंट या तो एक भी नहीं या 5r। कंडीशन डिवाइड करना चाहिए, तो अगर m डिवाइड कर रहा होगा n को तो इसके अंदर 5m एलिमेंट मिल जाएंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म,
ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। अब देखो ऑनटू ढूंढना है, मतलब यहां पे 10 हैं और यहां पे 15 हैं, ढूंढो ऑनटू। मैक्सिमम 10 एलिमेंट खड़ा कर सकते हो यहां पर। अब 8 है, अब तो ऑनटू बन सकती है ना, लेकिन अब जो रेंज में एलिमेंट आएंगे उसमें कितने चाहिए? एग्जैक्टली 8 होने चाहिए। तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो अब यहां पर एक्स का ऑर्डर n होना चाहिए। अगर रेंज में मुझे ऑनटू चाहिए तो एक्स ऑर्डर क्या होना चाहिए? n। बट ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड m एज वेल। तो यहां इस केस में 0 अगर n m को डिवाइड नहीं करेगा, अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसके पास भले ऑर्डर n का एलिमेंट हो बट वो x इमेज नहीं बन सकता। जब डिवाइड करेगा दोनों के ऑर्डर को तो बन भी सकता। और कितने एलिमेंट होंगे फिर? 5n if n। समझ गए? पक्का? ठीक है। क्या क्या? हाँ हाँ, इन नहीं बोलता, टू बोलते हैं। इन बोल रहे हैं तो पता नहीं, वो ज्यादा दिमाग में लगा रहा है। इनका मतलब हमारा तो इनटू था तो ऑन टू वाले माइनस करो, ऐसा नहीं। वो ऐसा तो बेमानी होगी। मतलब ZM टू ZN ZM इन SN, तो आप ZM इन ZM करो तो सीधे सीधे GC निकाल के काउंट कर लो, वही माना जाएगा। क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है इनटू ऑन टू, दे शुड क्लियर इट, है ना, कि ये इनटू और ऑन टू कंफर्म। बट अगर कुछ नहीं कहा है, टोटल काउंट करना है तो GCD 1 या ऑन टू कोई काउंट करनी है, ठीक है, तो 5n और 5m अकॉर्डिंग एस। ठीक है। अब Z10 से Z10 पे कितनी 1 होंगी और कितनी ऑन टू होंगी? दोनों मिला ले तो 8। ये 1 हो या ऑन टू हो, क्योंकि Z10 तो Z10 है, जो 1 होगा वो ऑन टू भी होगा ऑटोमेटिक। तो वही 1 है, वही ऑन टू है। ऐसे 4 यहां से मिलेगी, 4 यहां से मिलेगी, 8 तो हो गई। और सर GCD तो 10 होता है, तो 10 वहां से मिलेगी 18 काउंट कर। तो टोटल मेरे पास 10 ही है। होमोमॉर्फिज्म Z10 और Z10 का GCD मेरे 10 है, तो टोटल 10 होमोमॉर्फिज्म। उनमें से 4 1 है और वही 4 ऑन टू भी है। अगर A और B में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो 1 विल इंप्लाई ऑन टू विल इंप्लाई 1। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने, मतलब फाइंड से हो रहा है यहां पर, नहीं तो आप इनफाइंड में लगा दो। खुद से खुद पे भी 1 इंप्लाई नहीं करता ऑन टू, फाइनाइट केस में इंप्लाई करता है ऑन टू भी। अगर दोनों डिफरेंट भी हो बट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 1 विल इंप्लाई ऑन टू और ऑन टू विल इंप्लाई 1। ठीक, यहां तक देखा हम लोगों ने। फिर टर्म आया आइसोमॉर्फिज्म का। ये कोई और चीज है जो जाननी थी हम लोगों को। होमोमॉर्फिज्म कुछ और था, आइसोमॉर्फिज्म की वजह कुछ और है पढ़ने की। जब हम दो ग्रुप्स के बीच में कोई भी एक 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म स्टैब्लिश कर दें तो पूरा कोडोमेन रेंज बन गया। कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी किसी की इमेज तो है ही, तो हर एलिमेंट के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है डोमेन की हेल्प से। ठीक है। और 1 ऑन टू होना, खासकर 1 होना साथ में, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, सब कुछ प्रिजर्व करा देगा ये। ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि R प्लस एक ग्रुप है, R प्लस ये वाला प्लस ये वाला डॉट, ये भी ग्रुप है कि नहीं? उसमें कोई ऑपरेशन, इसमें कोई ऑपरेशन, उसमें कोई एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट। इसके बाद ये भी दोनों ग्रुप ना आइसोमॉर्फिक है, दोनों ग्रुप एक ही हैं, इनको अलग नहीं माना जाता। ये जो f यहां से यहां डिफाइन करोगे, f ऑफ x इक्वल टू e पावर x, आप देखते हो ये 1 एंड ऑन टू एंड f ऑफ a प्लस b इक्वल टू, अभी प्रूव करके आओ, f a f b, है कि नहीं है? और ऑन टू भी है, क्योंकि ये सारा क्या ले लिया हमने? केवल पॉजिटिव ले लिया। तो ये 1 भी है, ऑन टू भी है। तो ये दो ग्रुप मिले, एक G और G प्राइम, तो हम कहते हैं कि G एंड G प्राइम आर आइसोमॉर्फिक। आपने ये स्टडी कर लिया, समझ लो ये स्टडी कर लिया, दोनों ये एक ही ग्रुप है, ये अलग अलग नहीं है, ये दो नहीं, ये एक है ना? बस केवल उनके सिंबल बदल दिए गए हैं, नोटेशन बदल दिए गए हैं। सिंबल या नोटेशन बदलने से, लैंग्वेज बदलने से कोई चीज नहीं बदल जाती है।
ठीक है, आप गुलाब जामुन को मिर्ची बोलोगे तो क्या तीखा हो जाएगा वो, है ना? प्रॉपर्टी तो वही रहेगी उसको ना, ठीक है, नाम बदलने से। अब वो पहले बजाज का एक स्कूटर आया करता, नाम था चेतक, पेट्रोल फिर भी डालना पड़ता था, ऐसे नहीं घास खाए वो, नहीं, कितना पॉपुलर हुआ था। जस्ट सिंपल आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है आइडेंटिफाई करना। वी हैव जस्ट चेंज द नोटेशन, वी इट इज नॉट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज द सेम ऑब्जेक्ट। हाँ जी, किसके? इस पे बापरे, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ई में ऐसी कौन सी खास बात है कि यही मिलेगी? एक आइडिया मिला, अब ई को चेंज कर दूं मैं ए से, तो क्या प्रिजर्व नहीं रहेगी ये? कोई और ए ले लूं, ई की जगह मैं ए कर दूं, कोई भी ए पॉजिटिव रियल नंबर, इट विल बी अगेन होमोमॉर्फिज्म सेम। सो हाउ मेनी नाउ? एज मेनी एज चॉइसेस ऑफ ए, एंड ए बिलोंग्स टू आर, प्लस countable, uncountable, uncountable infinite. There are infinite, uncountably infinite homomorphisms from R plus to R star dot. हो गई? अब देखना इनफाइनाइट पे ऐसे मत पूछना एकदम से, अभी तो बोल दिया हमने, ऐसे काउंट मत करना, ठीक है? ये तो मालूम था, बता दिया, फिर कहां से ढूंढते फिरेंगे हम? इनफाइनाइट पे जनरली इनफाइनाइट हो जाती है, कंटिन्यूम में चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू सी, दैट कंटिन्यूम कार्डिनलिटी, ठीक है? अब यहां देखिए ऐसे, इसमें Z से Z पे कितनी होंगी? Z से Z पे कितनी होंगी? फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, इनफाइनाइट। अच्छा, Z से मैप कितनी बनेगी टोटल? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मैप बता दो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जी जिसका काउंटेबल बोल रहा है ना, वो बगल वाले से कहे उसको मारे एक बार। काउंटेबल मतलब n से 2 एलिमेंट के सेट पे अनकाउंटेबल बन जाती है, हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं ना, n से 2 एलिमेंट के सेट पे टोटल मैप अनकाउंटेबल होती है, 2 पावर अलिफ नॉट, या तो अलिफ नॉट टू दी पावर अलिफ नॉट, 2 पावर अलिफ नॉट, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अनकाउंटेबल। बट होमोमॉर्फिज्म जो आएंगी वो काउंटेबल आएंगी, होमोमॉर्फिज्म जो आएंगी वो काउंट, क्योंकि 1 के लिए जितनी चॉइसेस हैं वही हैं। Z भी तो साइक्लिक है ना, Z साइक्लिक है कि नहीं है? और हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप? किसी भी साइक्लिक ग्रुप से जब भी आपको होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी होती है, आप उसके जनरेटर की चॉइसेस ढूंढिए, जितनी चॉइसेस जनरेटर के लिए होंगी उतनी ही होमोमॉर्फिज्म हो सकती है, उससे ज्यादा कम तो हो नहीं सकती। तो Z से Z पे जब भी डिफाइन करोगे तो 1 की इमेज ही एक बार मिल गई तो ठीक है, तो कितनी चॉइस है उसके पास? Z में जितने एलिमेंट हैं तो काउंटेबल, और एक भी चूज करोगे तो कंप्लीट होमोमॉर्फिज्म। तो देयर आर अलिफ नॉट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Z, अगर आप नंबर में बात करना चाहते हो, एल्स इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म। कितनी 1 ऑन 2 है? कितनी 1 ऑन 2 है? कितनी 1 ऑन 2 है? 2। अगर रेंज जब F1 इक्वल टू आप R फिट कर दोगे, 1 की इमेज को R ले जाओगे, तो रेंज में कौन आएगा? RZ। अगर आपने Z से Z पे F डिफाइन किया, F1 इक्वल टू R, तो व्हाट इज रेंज? RZ। अब RZ को Z कब होना होगा? जब R1 या 1 - 1 हो, तो R के पास 2 ही चॉइस आई ना, तो 2 होमोमॉर्फिज्म हैं जो ऑन टू भी हैं, बाकी सारी की सारी हमारी 1 तो सारी हैं ट्रिबल के अलावा, लेकिन ऑन टू 1 ऑन टू 2, ये केवल 2 बन रही हैं, एक जब 1 पे जा रहा है और एक जब -1 पे जा रहा है। ये एमएससी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं है, ये 12th की मैपिंग, करस्पॉन्डेंस, वो सब है, कितनी रेंज में एलिमेंट आ रहे कितने में। एमएससी बीएससी का तो आपने केवल एक चीज सीखा ना, FAB इक्वल टू FAB, बाकी तो वही मैपिंग है, बाकी तो वही है ना। सो यहां पर ये ढूंढना, यू गॉट द पॉइंट। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है? द मैप हैज टू बी 1 ऑन टू बोथ, तब हम कहते हैं दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक है। अदरवाइज आइसोमॉर्फिज्म में हम केवल 1 से काम चला सकते हैं, तब रेंज और डोमेन आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, ठीक है।
डन. When groups are isomorphic, we say everything between them gets preserved. वो बिल्कुल एक हो जाते हैं, है ना. अब जो आज क्वेश्चन पिछली क्लास में उठ रहा था, हाउ टू काउंट समथिंग. समथिंग माने समथिंग, एलिमेंट ऑफ टाइप, सब ग्रुप ऑफ टाइप, है ना, होमोमॉर्फिज्म ऑफ टाइप. काउंटिंग वाली बात आ रही ना. अगर आपने G से G प्राइम पे टोटल होमोमॉर्फिज्म काउंट कर ली, इसको इसके आइसोमॉर्फिक से रिप्लेस कर दीजिए, इसको इसके आइसोमॉर्फिक से रिप्लेस कर दीजिए, बात वही है. यहां से यहां भी उतनी ही हो जाएंगी. अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये तो ये बेसिकली एक ही है, यहीं से ही निकाली एक्चुअली आपने. ठीक है, बात समझ आ रही है. कोई आपसे पूछता है इस ग्रुप में कितने सब ग्रुप होंगे किसी ऑर्डर के. एक ग्रुप दिया आपको, आपसे पूछा इसमें कितने सब ग्रुप हैं ऑर्डर 4 के, 5 के, 6 के एंड सो ऑन. तो आप उससे पूछोगे यार कैसे निकालने हैं. ये जो वर्ड है ना कैसे, किस टाइप के, मतलब किसके आइसोमॉर्फिक. जैसे अगर आपसे कहे कि ऑर्डर 4 का जो भी सब ग्रुप होगा या तो इसके आइसोमॉर्फिक होगा या इसके आइसोमॉर्फिक होगा, और कैसा हो भी नहीं सकता. इसी का मतलब अब हमारे पास वो लैंग्वेज आ रही है जहां से मैं काउंटिंग कर सकता हूं. जब आपको किसी ग्रुप में सब ग्रुप काउंट करने होते हो तो पूछते हो सर किसके जैसे. ठीक है, आपसे पूछो एक फंक्शन है f, उसमें 1 की वैल्यू बताओ क्या है. F1 नहीं, मतलब फिर भी अगर आप पूछे तो आप फंक्शन पूछ रहे हैं मुझसे ना. ठीक है, वो कंटिन्यूअस है तो भी दुनिया भर के, वो कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन है. सर फिर किसी एक की दे दो ना, हम 1 की बता देंगे. यू नीड सपोर्ट ऑफ सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. तो यहां पर अगर आपसे पूछ रहा है एक ग्रुप में ऑर्डर 4 के कितने सब ग्रुप हैं, आप पूछ रहे कैसे चाहिए सब ग्रुप, आपको कैसे सब ग्रुप ढूंढने हैं, एस के जैसे या इसके जैसे या सारे, क्योंकि और तो तीसरा कोई टाइप है ही नहीं. तो कहेगा इसके जैसे बता दो, आप ढूंढने चल दिए, इसके जैसे बता दो, आप ढूंढने चल दिए. वो हंस रहा खड़ा हुआ, ग्रुप में 10 एलिमेंट है, क्यों ढूंढ रहे हो. पहले टेस्ट करो कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो स्टेप 1 वी थिंक ऑफ वेदर इट डिवाइड्स और नॉट. इफ यस देन वी ट्राई टू काउंट हाउ मेनी, बट बिफोर काउंटिंग हाउ मेनी वी डिसाइड व्हाट टाइप. ठीक है, अगर आपको 5-7 फंक्शन इकट्ठे करने को दे दूं मैं कि कुछ फंक्शन लेके आना, ठीक है, आप रैंडमली लेके आओगे या कुछ, तो अगर दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कौन कैसे लेके आता. एक ऐसी सर ये लो 5-7 जो आपके लिस्ट के थे, वो एक आएगा वो क्लासीफाई करके लेके, सर कुछ मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, कुछ ट्रांसीडेंटल हैं, उनमें से कुछ जो ट्रांसीडेंटल कुछ में पीरियोडिक है, कुछ नहीं है पीरियोडिक, उसमें से फिर कुछ कंटिन्यूअस है, कुछ नहीं है. सभी क्लास में आगे लेके बताओ सर कैसा चाहिए. नहीं कंटिन्यूअस सर ये ले लीजिए, पीरियोडिक सर ये ले लीजिए. दैट मीन्स क्लासिफिकेशन. तो वो हमेशा क्लासेस में सोचेगा. ऐसे ही अगर आप ग्रुप इकट्ठे कर रहे हो तो मैं आपसे कहूं 10 ग्रुप लेके आओ, तो आप ट्राई करोगे कि वो उनमें कुछ तो वैरायटी हो. 2 लेके आ गए सेट, एक अबिलियन और एक नॉन अबिलियन. जो अबिलियन में है उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कुछ इसमें एक में साइक्लिक है, एक में नॉन साइक्लिक है. ठीक है, फिर इनमें भी और 2 बना लिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट अलग कर लिए, यहां भी फाइनाइट इनफाइनाइट कर लिए, सब जगह जाके फाइनाइट इनफाइनाइट अलग कर लिए. ऐसे बिल्कुल वैरायटी बन गई. और फिर एक को निकाल के डिस्कस, सर एक इसमें से लीजिए, एक इसमें से लीजिए, एक इसमें से लीजिए. हर तरह के मेरे पास आ गए. पक्का ये सारे नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे, सब में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है. ये डिस्टिंक्ट है, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है. बट एक सेट के अंदर आपस में कुछ सेम भी हो सकते हैं. तो उसमें भी क्या करेगा कि जैसे उसने लिखा कि अबिलियन है ना, एक डब्बा अबिलियन वाला था, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट 2 आ गए. अब जो 2 फाइनाइट आ गए, जो जिनका ऑर्डर सेम होगा और सेम नहीं होगा, वो अलग हो गए. फिर इसके बाद और क्लास बनना शुरू करेगा, है तो फाइनाइट के, तो ऑर्डर 2 वाले, ऑर्डर 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले एंड सो ऑन. अब ऑर्डर 4 वाले इसके अंदर है, तो उसमें फिर 2 क्लास बन जाएगी. कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे इसमें से. अब एक इसमें से और एक इसमें से निकालेगा, तब नॉन आइसोमॉर्फिक आएंगे. यू गेट योर पॉइंट. हाउ टू थिंक ऑफ ग्रुप्स विथ वेराइटी. अगर 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो उनको अलग नहीं माना जाता. ठीक है, इसलिए आप ये सेंटेंस यूज कर पाते हो व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप्स इन Z2 क्रॉस Z8. Z2 क्रॉस Z8 में कितने सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 8 के. अगर आप पूछते हो ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप होंगे, कोई किसी ने ये पूछा इसके अंदर,
तो आप पूछो कि सर किसके जैसा चाहिए? ऑर्डर 8 के 5 तरह ग्रुप मेरे पास पाए जाते हैं। एक Q8 है, Q8 तो इसमें लाओ ढूंढ के, इसमें Q8 नॉन अबिलियन है, ये अबिलियन। मिलेगा Q8 जैसा इसमें कोई? जैसा मतलब आइसोमॉर्फिक 2 नहीं मिलेगा। एक D4 होता है जो आप नहीं जान रहे अभी फिलहाल अपनी क्लास के हिसाब से, वो भी नॉन अबिलियन होता है, वो भी नहीं मिलेगा। 3 ग्रुप और होते हैं अप टू आइसोमॉर्फिक। ये आपने ढूंढा नहीं, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 3 ग्रुप और होते हैं ऑर्डर 8 के जो नॉन आइसोमॉर्फिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक होता है Z8 जो कि साइक्लिक है, एक होता है Z2 क्रॉस Z4 जो कि नॉन साइक्लिक है, और एक Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 ये भी नॉन साइक्लिक है। बट इन तीनों में कुछ कुछ डिफरेंस है ना? तो जब आपको मैं इस एग्जांपल की हेल्प से आपको काउंटिंग का बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगा, विल गो फॉर देन आइसोमॉर्फिज्म फर्दर। जो वर्ड हमने सीखा आइसोमॉर्फिज्म, वो बताने के लिए कि जब कुछ काउंट करना हो तो किसके जैसा काउंट करना है, ये ठीक है। जब आपसे कोई पूछ रहा है कि ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप हैं, तो आपने ऑर्डर 8 की ये लिस्ट इकट्ठी कर रखी है, जो लोग करते हैं आप भी करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर 8 के ये 5 तरह के सब ग्रुप होते हैं, तरह के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। अब आप काउंट करना चाहते हो किसी ग्रुप में, तो ढूंढो ना क्या काउंट करना है। अच्छा गिन के बताओ, इसमें कुछ है, गिन के बताओ, बताओ। 1 2 3 4 5 है ना? पहले तो आया ना क्या, वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो अगर आपसे सब ग्रुप काउंट करने किसी ग्रुप में, तो क्या, कैसे सब ग्रुप? तो इसके जैसे कितने हैं, इसके जैसे कितने हैं, इसके सबके जैसे ट्राई करेंगे, जिसके जिसके होंगे उतने काउंट करके सम कर देंगे, टोटल सब ग्रुप आ जाएगा। बोलने में बड़ा आसान, ऐसा होता नहीं है कि सर आराम से कर लेंगे हो जाएगा। इट्स नॉट सो इजीली, बट आइडिया तो पता हो ना कि ये करना है। अगर ग्रुप अबिलियन है तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, ये तो मिल नहीं सकते। अब इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे कितने हैं, इसके जैसे कितने हैं, ऐसे। तो इसके N1, इसके N2, इसके N3 सबका सम। तो आप क्या कहोगे, इस ग्रुप में टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3 सब ग्रुप है ऑर्डर 8 के। अब N3 माने नंबर ऑफ लाइक दिस, इसको पहचानो, जो इसके जैसा होगा उसमें एलिमेंट 1 7 का कॉम्बिनेशन है। ये समझ में आ रहा है? Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 में 8 एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 और 2 के अलावा नहीं है। एलसीएम 2 ही आएगा हर केस में, या 1 आएगा। 1 सिर्फ एक बार आता है आइडेंटिटी, तो बाकी 7 एलिमेंट किस ऑर्डर के हो गए? 2, ठीक है। अब जब 7 एलिमेंट ऑर्डर 2 के, तो ऐसा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? यू नीड 7 एलिमेंट ऑर्डर 2 की नहीं? अगर आपको ऐसा सब ग्रुप बनाना है किसी ग्रुप के अंदर, ऐसा ढूंढना है, वो भी अपने आप में ग्रुप ही है, ऐसा ग्रुप ढूंढना है किसी सब ग्रुप, ऐसा सब ग्रुप ढूंढना है किसी ग्रुप में, तो क्या चाहिए होगा? 7 एलिमेंट ऑर्डर 2 के चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का, कंफर्म? तो वो इसके अंदर होने तो चाहिए। इसके अंदर ऑर्डर 3 कितने एलिमेंट, ऑर्डर 2 कितने एलिमेंट हैं? आपको पता है कैसे निकालते हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट? इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो ये N3 इक्वल टू 0 आ गया। नहीं, इसमें इसके अंदर इस टाइप का 0, इस टाइप का 0 और इस टाइप का भी 0 आ गया। इसके अंदर इस टाइप का एक भी सब ग्रुप नहीं हो सकता। देयर इज नो सब ग्रुप इन Z2 क्रॉस Z8 विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ये बात समझ में आ रही है? सोच के बताओ। नहीं होगा? इन दिस, अगर ये तो वही है ना, कुछ बनाने जा रहे हो तो रेसिपी से पहले, जब रेसिपी आपके सामने है, रेसिपी लेके बैठे हैं, अरे इंग्रेडिएंट भी चाहिए कि पढ़ने से बन जाएगी, तो वी नीड टू कलेक्ट इंग्रेडिएंट्स। मैं एक व्हाट्सएप इमेज मेरे पास आया, एक गैस पे 2 ग्लास रखे हुए हैं, पानी भरा हुआ उसमें, तो नीचे लिखा था कि उसकी सास ने बोला था कि 2 ग्लास पानी रख देना चावल के लिए गैस पे। 2 ग्लास रख दिया। तो इतने लोग कितने मतलब टू द पॉइंट होते हैं। वो बर्नर पे 2 ग्लास रखे हैं, वो भी कांच के, उसमें पानी रखा हुआ है।
है ना? मतलब कितने ज्ञानी लोग हैं दुनिया में। बट यहीं पर अगर ऑर्डर 8 के सब ग्रुप ढूंढ रहे हो तो रेसिपी तो पता हो आपको। अब वहां भी 3-4 तरह के होते हैं, तो कौन सी रेसिपी ढूंढनी है आपको? भाई मान लीजिए मटर पनीर की 4 रेसिपीज हैं, तो कौन सा वाला बनाना है? Isn't it? तो यहां पर ये इस टाइप का चाहिए तो होना तो चाहिए, उसमें कोई पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इसके और इसके बनेंगे, अगर बनेंगे तो इसमें और इसके जैसा कैसे बनेगा ये आप पहचानते हो। क्या पहचानते हो उसके बारे में? साइक्लिक। कैसे बनता है? ऑर्डर 8 का एलिमेंट। ऑर्डर 8 का एलिमेंट एक भी मिल गया वो जनरेट कर देगा, बट उसमें 5 एलिमेंट खर्च भी होंगे। तो टोटल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 अपॉन 5 माने 4। अब काम रह गया N1 निकालने के लिए। टू फाइंड N1 व्हाट आई नीड, जब भी इसके जैसे काउंट करने होंगे, मतलब ZR जैसे काउंट करने होंगे, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 अपॉन 5 दैट इज 4। इसमें ऑर्डर 8 के एलिमेंट निकालने हैं, बस 4। एक क्वेश्चन के सॉल्व करने की स्टूडेंट 1 की प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, P1, स्टूडेंट 2 की प्रोबेबिलिटी P2, स्टूडेंट 3 की प्रोबेबिलिटी P3 है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। बेसिक क्वेश्चन है, 12th में किया था। अब सॉल्व कैसे कैसे होगा? A कर ले, B कर ले या C, तीनों में से कोई भी एक कर ले, या ये 2 कर लें, या ये 2 कर लें, या ये 2 कर लें, या तीनों कर लें। सबके निकाल के ऐड करो। इससे अच्छा है ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, और तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 1 माइनस सॉल्व हो जाएगा। ये तो बेसिक है ना। तो 2 और 1, अच्छा इसमें जो एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है क्या हो सकता है? 1, 2, 4, 8 हो सकता है। 2 और 4 का एलसीएम है ना, कंफर्म। तो 1, 2, 4 और 8, 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो 1 और 2 के 3 है, 1 के 1 है, 2 के तो ZM क्रॉस ZN में 1, 3 यही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी तो है भी नहीं, और 0 की पॉसिबिलिटी भी है। तो 4 के काउंट करके टोटल में से माइनस कर देना तो 8 के काउंट हो जाएंगे। ये तो 8 के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है ना, सब डिवाइड ही तो कर रहे हैं। 4 की पॉसिबिलिटी तभी आएगी जब एक 1 का हो एक 4 का हो। 4 का इसमें है नहीं, इसी में है 4 का ना। इस 4 कितने एलिमेंट है? 2। वो इसके किसी साथ भी पेयर बनाएंगे तो हमेशा 4 ही आएगा ना। 2 और 4 का एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम। तो यहां पे कुछ भी ले लो, यहां ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट हैं? 2, 5 M एलिमेंट ऑफ ऑर्डर M ऑलवेज। तो यहां 2, ये 2 में से किसी साथ पेयर बनाओगे तो कितने हो गए? 4 एलिमेंट। तो 1, 3, 4। इसके अलावा जो बाकी बचे हैं वो सब किसके हैं? ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट, ऑर्डर 4 के 4 एलिमेंट। कितने हो गए ये? तो बाकी बचे 8 एलिमेंट ऑर्डर 8 के ही हैं। बाकी है 8 एलिमेंट ऑर्डर 8 के ही हैं। कंफर्म? तो कितने सब ग्रुप बने इसके जैसे बताओ? N3 क्या आया? भारी हो रहा है ये। ZM में मतलब 3 बेसिक कीवर्ड हैं कि ZM कहीं दूर दराज ग्रुप में नहीं जा रहे हैं, सबके लिए अल्टीमेट बात ZM में ही हो रही है। ZM में ऑर्डर R के एलिमेंट 5R होते हैं। A, B ऑर्डर पेयर का ऑर्डर एलसीएम ऑफ ऑर्डर A ऑर्डर B होता है। एलसीएम 4 तब आता है जब कम से कम एक नंबर 4 जरूर हो और बाकी सारे 4 के डिवाइजर हो। एलसीएम P टू द पावर N तभी P टू द पावर N आएगा जब एक P टू द पावर N हो, बाकी सारे उसके डिवाइजर हो। अगर आपको 25 एलसीएम चाहिए तो एक 25 चाहिए उसमें से, 5 और 5 से नहीं बनेगा, है ना, पक्का। हमने इसमें एलिमेंट सारे काउंट कर लिए बड़े आराम से किसी किसी ऑर्डर के। नहीं तो अगर ये टेक्निक काम नहीं आ रही है तो बनाओ बैठ के कि किसका A और B का ऑर्डर मेरा 8 आना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ A चलो 1,8, 2,8, 4,8 वो तो है भी नहीं। तो 4 एलिमेंट यहां है, 4 एलिमेंट यहां, खत्म। ऐसे काउंट कर लो। आइडेंटिटी एक ही है इसके अंदर, एक ही एलिमेंट, उसके साथ ऑर्डर 8 का।
ऑर्डर 8 की कितने चॉइस है? 4, तो 4 यहां मिल जाएंगे, फिर यहां करो दूसरा एलिमेंट ऑर्डर 2 वाला, फिर 4 यहां, 8 वैसे ही बन गए। एनी हाउ यू काउंट, वंस यू काउंट एलिमेंट ऑफ सम ऑर्डर, यू आर एबल टू काउंट नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर। जब भी किसी ऑर्डर के एलिमेंट आप काउंट कर पाते हो, तुरंत आपको एक आंसर मिलता है, हाउ मेनी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर। साइक्लिक मतलब किसके जैसे? ZM जैसे। जैसे मैंने ऑर्डर 8 के काउंट कर लिए, इसके अंदर मुझे Z8 जैसे काउंट करना आ गया। क्या करूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 5 8 से डिवाइड कर दूंगा। कितने आ गए? 2। दिक्कत है इसकी, इसके जैसे, इसके जैसे कौन कौन से आएंगे? 1 आएंगे, 2 आएंगे, पता नहीं, क्योंकि इसमें Z2 क्रॉस Z4 में, Z2 क्रॉस Z4 में 2 एलिमेंट ऑर्डर 4 के खर्च हो रहे हैं, 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के खर्च हो रहे हैं, और एक आइडेंटिटी। यही तो हो रहा है ना? 7 एलिमेंट, ये इवन ऑर्डर 3 के 3 होंगे, और एक आइडेंटिटी, और 4 एलिमेंट ऑर्डर 4 के 4। हाँ, बाकी 4 बची तो है। अच्छा, 2 और 4 का एल्सिवेट नहीं होता, तो 8 एलिमेंट हो गए खर्च। बट ये देखो ना, ये सुंदर सिस्टम कि ऑर्डर 2 के 3 ही है, ऑर्डर 4 के 4 ही है, तो सारे खर्च हो गए ना एक साथ ही। तो कितने बना सकते हो आप? दूसरा कहां से लेके आओगे? दूसरा लाने के लिए कुछ नया एलिमेंट चाहिए ना, कोई तो चेंज करो। तो 4 वाले को 4 से रिप्लेस करोगे, है कहां बाहर? आप सोच के देखो कि Z2 क्रॉस Z4 जैसा बनाना है अगर आपको, 3 एलिमेंट ऑर्डर 3 खर्च करने पड़ेंगे, ये तीनों खर्च हो गए। एक आइडेंटिटी खर्च करनी पड़ेगी, एक आइडेंटिटी खर्च हो गई। आप समझ रहे हो? ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 8, एक एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और 8 एलिमेंट। इसके जैसा बनने के लिए हमको ये तो चाहिए नहीं है, जो बनेगा यहां से बनेगा। कुल बचे कितने एलिमेंट? 8, और वही मिलके बना भी लेंगे। ये आगे हम इसलिए कह पा रहे हैं कि बनाएंगे भी, इस ऑर्डर का होता भी है, वो आगे चल के मालूम चलता है। कन्वर्स ऑफ लेग्रांजेस थ्योरम, मतलब जो पी ग्रुप टाइप के बनाए जाते हैं वो बनेंगे। सारे इकट्ठे कर लो, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए इस N2 जैसा? N2 इक्वल टू 1, N3 इक्वल टू 0, और ये दोनों 0 है। तो कह सकते हो Z2 क्रॉस Z8 में ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप हैं? 3 सब ग्रुप हैं, उसमें से 2 साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। ये बात समझ आ रही है? पक्का? अब इससे ये तो समझ में आ गया आपको कि जब Z2 क्रॉस Z8 जैसे छोटे सस्ते बद्दे ग्रुप में अगर इतनी मशक्कत करनी पड़ सकती है, तो ग्रुप जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तकलीफ बढ़ेगी ना। वही Z8 की जगह मैं Q8 कर दूं तो ऑर्डर 8 के एलिमेंट खत्म हो गए। अब 6 एलिमेंट आ गए ऑर्डर 4 के। ऑर्डर 2 का तो एक ही रहा, बट ऑर्डर 4 के 6 एलिमेंट आ गए, तो ऑर्डर 4 के बहुत सारे बढ़ गए। अब K4 ढूंढना इससे डिफिकल्ट टास्क ना हो। हां, इसके जैसा एक भी नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। अब जो होंगे इसके जैसे होंगे, इसके जैसा भी एक भी नहीं होगा। अभी भी ऑर्डर 2 के 3, तो सारे के सारे इसके जैसे होंगे। मतलब इसके जैसे भी नहीं कह सकते। Z2 क्रॉस Q8 में एक तो नॉन अबिलियन होगा ना, ये खुद ये भी तो होगा एक। तो जो अबिलियन होंगे वो उसके जैसे होंगे, जो नॉन अबिलियन होंगे वो इसके जैसे होंगे। इसके जैसे मतलब इसके आइसोमॉर्फिक। क्लियर है? यहां से आगे बढ़ते। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में पहला रिजल्ट लिखिए यहां से। आफ्टर आइसोमॉर्फिज्म, अभी भी इन काउंटिंग के चक्कर में मत पड़िए, बहुत बेसिक ध्यान रखिए कि बेसिक चीज क्या है। साइक्लिक ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो हर ग्रुप के अंदर मिलते हैं, ऐसे सब ग्रुप। अल्टीमेटली ये आपको बड़ी हेल्प करने वाले हैं कि हर ग्रुप के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप तो हो जाते हैं, और उन पे अगर काउंटिंग आपको आ रही है ना, तो वहां से ऊपर जाएंगे आप। ठीक है? एनी 2 साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। फर्स्ट रिजल्ट आफ्टर आइसोमॉर्फिज्म, एनी 2 cyclic group of same order are isomorphic. Any 2 cyclic group of same order are
isomorphic. That is, if G is cyclic group of order n, if G is cyclic group of order n, then G is isomorphic to Zn. If G is cyclic group of order n, then G is isomorphic to Zn. तो दुनिया में साइक्लिक ग्रुप एक ही होता है, कौन? Zn. उसके अलावा कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं होता, मतलब बाकी सारे उसी की कॉपी हैं, फोटोकॉपीज है सारी, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। एक Zn इकलौता ग्रुप है जो साइक्लिक है ऑर्डर n का। ठीक है, आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं चाहिए सर इसमें एलिमेंट ऐसे हैं, उसमें ऑर्डर ये है, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ऑल आर सेम। सेकेंड रिजल्ट, every infinite cyclic group is isomorphic to Z. Every infinite cyclic group is isomorphic to Z. Every infinite cyclic group is isomorphic to Z. इस हिसाब से जो भी इनफाइनाइट ग्रुप्स है, अगर वो काउंटेबल नहीं है तो पक्का साइक्लिक नहीं हो सकते, भले अभी बने रहे। हैंस आर प्लस आर स्टार डॉट आर प्लस डॉट सी प्लस सी स्टार डॉट आर नॉट साइक्लिक। क्यों? क्योंकि ये Z के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, क्योंकि आइसोमॉर्फिक होने के लिए 1 1 ऑन टू मैप भी तो चाहिए, केवल प्रिजर्व करना थोड़ी है, पहले तो 1 1 ऑन टू हो। अगर 1 1 ऑन टू हो गया Z के साथ तो ये काउंटेबल सेट बन जाएंगे। दो एक काउंटेबल है और ये सारे कैसे हैं? अनकाउंटेबल। तो Z के साथ इसमें किसी भी सेट पे आप 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? दे आर नॉट साइक्लिक। ठीक है, हाँ, सिंस दे ऑल आर अनकाउंटेबल सेट, सो दे कैन नॉट हैव 1 to 1 करस्पॉन्डेंस विद Z। अभी वो पे आ रहे हैं ना, जाओ। क्यों? अच्छा, मैं तो क्यों क्यों आएगा, वो भी आएगा। क्यू स्टार तो ऐसे बता दूंगा अभी, क्यू स्टार डॉट इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस, क्योंकि इसके अंदर एक -1 बिलोंग कर रहा है क्यू स्टार को, और -1 का स्क्वायर 1, ऑर्डर ऑफ -1 इज 2, बट Z में कोई एलिमेंट ऑर्डर 2 का नहीं है। अगर आइसोमॉर्फिक तो सेम है ना, प्रॉपर्टी वाइज सेम है, तो क्यू ये नहीं है, क्यू प्लस भी नहीं है। अब वो क्यू है वो बाद में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन ग्रुप के यहां से बता देंगे। क्यू प्लस भी नहीं है, बहुत तरीके हैं सोचने के इसके भी। Q प्लस इज नॉट साइक्लिक, ये भी नोट कर सकते हैं। जो जो नहीं है इंफॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी बात है, उसको देखिए। तो Q प्लस भी साइक्लिक नहीं। इन सबके रीजन समझ में आगे नहीं आ गए? अगर साइक्लिक होगा तो Z और इसके या इसके S के बीच 1 1 2 मैप होना चाहिए, बट वही पॉसिबल नहीं है। तो यहां तो मैप ही पॉसिबल नहीं, 1 1 2 वही खत्म हो गया। अच्छा, यहां पे मैप तो पॉसिबल है Q स्टार और Z के बीच में, बट अगर आइसोमॉर्फिक होंगे तो सब कुछ प्रिजर्व करेगा। सब कुछ प्रिजर्व करने मतलब जितने ऑर्डर के जिस ऑर्डर के इसके पास एलिमेंट है उसके पास भी होने चाहिए। इसके पास एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट है अदर देन आइडेंटिटी, जबकि Z प्लस के पास नहीं है। पता है ना Z प्लस में नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब 2A इक्वल टू 0 आइडेंटिटी, मतलब A इक्वल टू 0 सिर्फ आइडेंटिटी बनेगा ऐसा। ठीक है, Q प्लस के दूसरे ये रीजन यहां पे Q प्लस में काम नहीं आ रहा, तो यहां कुछ और रीजन बनता है। इसके दुनिया भर के तरीके हैं, इसके पास ऐसे सब ग्रुप हैं इसके पास Q प्लस के पास। अच्छा, दूसरे एंगल सोच लीजिए, अगर ये साइक्लिक हो तो किसी एक एलिमेंट बनना होगा P बाई Q जैसे से, जहां Q का प्राइम चेंज करोगे नीचे वाला तो वो नहीं बन पाएगा। आप कुछ भी बना लीजिए ना, एडिशन रिस्पेक्ट में बना रहा है ये तो कोई P बाई Q से जनरेट होना चाहिए, तो जो P बाई Q से बनना चाहिए यही तो होगा। अगर साइक्लिक हो तो इससे बनेगा। ये Q फिक्स हो गया, तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो MP बाई Q टाइप के होंगे, रिड्यूस फॉर्मेट में है। अब डिफरेंट प्राइम ले लीजिए, 1/3 और 1/5, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे।
तो वहां से प्रूफ हो जाएगा। बट बहुत एलिगेंट प्रूफ है ये ग्रुप ना, मतलब सुपरस्टार ग्रुप है। कुछ ग्रुप है जिन पे बहुत काम होता है, जो हमने SN AN DN, और फिर ये C स्टार उधर वाला, वो C स्टार बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। दूसरा फिर ये QYZ और Q ऑफ कोर्स Q प्लस खुद इसी का, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, इनकी खासतौर से ये अलग प्रॉपर्टी, पैरेलल प्रॉपर्टी आती है। इसके बारे में तो लोग ऐसे ही 10-12 प्रॉपर्टी लिखते हैं, रट्टा मारते हैं, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आएगा उस पर। ये QYZ, जैसे आप पढ़ रहे हो साइक्लिक ग्रुप एक से जनरेट हो जाता है, फिर क्वेश्चन ये बनता है अच्छा कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए जनरेट करने के लिए, नहीं क्वेश्चन। तो QYZ के बारे में बात की जाती है जनरेटर के हेल्प से। हम लोग सीखेंगे जनरेटर जब DN पढ़ेंगे, उस समय हम लोग पहला काम क्या करेंगे, जनरेटर वर्ड सीखेंगे फिर से, जनरेशन ऑफ एलिमेंट, जनरेटर ऑफ ग्रुप्स। और वो जब सीखने के बाद Q प्लस AN SN सब पे काम करके फिर आएंगे DN पे, हाउ DN इज जनरेटेड। एक बार ये कंप्लीट हो जाए, आपका जनरेशन समझ में आ जाए आपको ना, तो DN अच्छे से अनफोल्ड हो जाता है। मैंने एक अजीब चीज देखी है, DN को पढ़ाने का तरीका गैलन ने भी वही किया है, रिफ्लेक्शन रोटेशन RF और है ना, R और F यूज करते हैं 180 और ये फलाना ढिमाका डिग्री से, वो ज्योमेट्री से दिखाने को बता देंगे ये ऐसे बन रहा है। पर जब उसके अंदर एनालिसिस शुरू होता है ना, कि कितने नॉर्मल सब ग्रुप, कितने सब ग्रुप, कितनी होमोमॉर्फिज्म या ऑटोमॉर्फिज्म या क्लासिक, ये सब, तब वो रोटेशन रिफ्लेक्शन सब भूल जाते हैं और वो काम नहीं आता। अल्टीमेटली काम एक ही जाती है, जनरेटर। यहां पर इसको कीवर्ड पकड़ना, बहुत टाइम से हम इस पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको मैं जनरेटर वर्ड सिखा दूं कि हाउ वी यूज जनरेटर्स, जैसे साइक्लिक जान ही रहे ना, और किया भी वही, एक एलिमेंट की इमेज मिल गई, सबकी मिल गई, तो वहां भी हम यही करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दो चीजें पता है तो आपको क्या क्या मालूम है, इन दो से क्या क्या जनरेट हो सकता है। गॉट द पॉइंट। सो कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा, या तो वो ZN के आइसोमॉर्फिक होगा या ZM के। और कौन कौन से साइक्लिक नहीं है ये ढूंढ लिया हमने, कौन से साइक्लिक नहीं है ये ढूंढ लिया, तो ये आपस में, और साथ में ये भी आपको मालूम होना चाहिए कौन किसके आइसोमॉर्फिक नहीं है। जैसे आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये आइसोमॉर्फिक नहीं है इसके, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। अभी तो हमने Z के प्रूफ किया कि ये दोनों Z के आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि 1-1 अपनी मिल रही है। फिर प्रूफ किया ये Q के आइसोमॉर्फिक नहीं है, और ये आइसोमॉर्फिक Q प्लस के भी नहीं हो सकता। फिर आइसोमॉर्फिक ये Q स्टार डॉट के, यहां से यहां 1-1 नहीं मिलेंगे, खत्म बात। यहां मिल सकती है 1-1 मैप, लेकिन वही प्रॉब्लम, इसके पास ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, इसके पास नहीं है। समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो बड़े लेवल की हैं, जैसे R प्लस का C प्लस के आइसोमॉर्फिक हो जाना। ये जो R स्टार है ना डॉट, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है C स्टार डॉट के। जो नहीं है वो भी मालूम चलता है ना, ये याद रखना कौन किसके आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, एक तरफ लिस्ट बना लेना, फिर तरफ जिसके नहीं है ना, सुबह उठ के याद भी कर सकते हो, ये उसके आइसोमॉर्फिक नहीं है। कंफर्म। तो जैसे ये और इसके आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आई है, इसमें नहीं है। बट वो आई वाली वजह नहीं है, इसमें वो आई है जिसका ऑर्डर 4 है, इसमें किसी ऑर्डर 4 नहीं है। तो आई की स्पेशलिटी नहीं है, उसके ऑर्डर की स्पेशलिटी है। इसमें फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है 2, इसमें -1 के अलावा और 1 के अलावा किसी ऑर्डर फाइनाइट नहीं है इसमें। अगर आप a टू दी पावर n इक्वल टू 1 लिखोगे Rn में, a बिलोंग कर रहा है R को, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 और -1। अगर n इवन है तो दोनों आ जाएंगे, और ऑड है तो फिर -1 जो भी। तो ये मतलब 2n इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू 1 और -1 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। बट C स्टार में आप तो ऑर्डर बताओ, उस ऑर्डर का एलिमेंट है उसके पास, है ना, e टू दी पावर 2 पाई i अपॉन 2017, ये x है, बिलोंग कर रहा है C स्टार को। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ x 2017। जब इसका मिल गया तो हर साल मिल जाएगा, हर ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा। कंफर्म। सो इसमें फर्क है। तो जब हम इनफाइनाइट ग्रुप ढूंढते हैं, उसने कहा ना कि कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी या वो होंगी, तो अगर कोई पूछे इसकी जो कितनी होमोमॉर्फिज्म है, तो दुनिया भर की है। लेकिन कितनी 1-1 ऑन 2 है,
एक भी नहीं। इसके बीच में कितनी 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनेंगी? तो एक्चुअली आप क्या ढूंढ रहे हो? आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू भी। एक भी मिलती दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिक। और आप कह पा रहे हो कि जब आइसोमॉर्फिक नहीं है तो एक भी नहीं मिलना चाहिए फिर तो, क्योंकि क्यों नहीं? इसके पास अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो कोई भी दो ग्रुप तब आइसोमॉर्फिक होते हैं जब उनके बीच में 1-1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस स्टैब्लिश हो जाएगी। और फिर क्या करो, एक जैसे ना ऑर्डर जी इज सपोज 12, एक सेट बनाओ, इसमें केवल ये जी हो। ठीक है, व्हाट इज सेट एस? सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12, S1, S2, 8, ऐसे। इसमें ठीक है, S1 S2 कैसे हैं? फाइनाइट इनफाइनाइट? फाइनाइट कहां से आ जाएंगे? आप सोचो, बनेगा उस टाइप का इनफाइनाइट। S1 भी इनफाइनाइट है, S2 भी इनफाइनाइट है। अरे कोई 8 सिंबल ले लो और 8 साइकिल बन जाएगी, उसे जनरेट हो जाएगा, सब अलग अलग होंगे। नहीं, आइसोमॉर्फिक वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं अभी, सारे दुनिया भर के इकट्ठे कर लो। एस एन में ही एन मिलते जाओगे, ऑर्डर 8 के मिलते जाएंगे, मिलते रहेंगे। कितना बड़ा बनेगा सेट? इनफाइनाइट सेट बनेगा, कंफर्म। तो ये कलेक्शंस होते हैं ग्रुप्स के, हर ऑर्डर के इनफाइनाइट ग्रुप्स होते हैं। वो तो बाद में आइसोमॉर्फाइज करके कम कर लेते हैं, समझ रहे ना? S3 एक और, आप ये देखो जरा, सिग्मा A1 A2 A7, इससे जनरेट करो, ये एक ग्रुप बनेगा। ये इसका ऑर्डर कितना होगा? 7। A1 A2 A7 जो मर्जी चूज करते रहो। कितनी चॉइस है आपके पास? इनफाइनाइट। और 1 to 7 कर लो, 2 to 7 कर लो, 8 कर लो, 3 to इनफाइनाइट। तो ऐसे कितने बनेंगे? ये सारे उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे? S3 में इट इज मेयरली कलेक्शन ऑफ ऑल ग्रुप्स। ये सारे जाएंगे उसमें जाएंगे। तो ये किसी भी ऑर्डर के हमेशा इनफाइनाइट ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है ये? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या करते हैं, इस सेट को स्टडी करते हैं एक बार में, एक ऑर्डर। ठीक है, S3 में कितने हैं? इनफाइनाइट। इसमें से मैंने कोई दो चूज किए, G1 और G2। किससे? S3 से। व्हाट इज G1? ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। G2 ऑफ ऑर्डर 7। 7 मतलब प्राइम, प्राइम मतलब साइक्लिक, साइक्लिक मतलब साइक्लिक। सारे कैसे हो गए? Z7 हो गए। सो कोई भी दो चूज करोगे आप, इसमें सब क्या होंगे? आपस में आइसोमॉर्फिक में सारे Z7 है। तो बेसिकली देखा जाए, भले इसमें दुनिया भर के हो, बट दे ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू Z7। अच्छा, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करें हम। G1 एंड G2 बिलोंग्स टू S। S इसमें से कोई उठा लिया, एनी ऑफ S, आई एम नॉट गिविंग इंडेक्स। G1 G2 बिलोंग्स टू S, लेट G1 is related to G2 if and only if G1 is isomorphic to G2। अब देखिएगा जो मेजर बात हो रही है यहां पर, दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीम ऑफ ग्रुप थ्योरी जो पढ़ना होता है हम लोगों को। ये वो पॉइंट है जो सीखना है, उसके बाद सारा ग्रुप फिर अनफोल्ड होगा। कोई दो ग्रुप मैंने एक सेट S से चूज किया, इसमें सारे ग्रुप एक ही ऑर्डर के थे, एक ही ऑर्डर के थे। और फिर रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, मैं इनको रिलेटेड तब मानूंगा जब ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, देन दिस रिलेशन ऑन S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यू कैन इजीली प्रूव। हर ग्रुप खुद के आइसोमॉर्फिक तो हो गई होगा, आइडेंटिटी फंक्शन बना दो, रिफ्लेक्सिव। अगर G1 G2 के आइसोमॉर्फिक है ना, तो G2 G1 के आइसोमॉर्फिक, क्योंकि जो F11 ऑन टू प्रिजर्व मिला है ना, उसका इनवर्स भी प्रिजर्व होगा 1 ऑन टू। तो अगर G1 G2 के आइसोमॉर्फिक है तो G2 G1 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। G1 G2 के आइसोमॉर्फिक, G2 G3 के आइसोमॉर्फिक, तो एक F मिलेगा G1 G2 से,
G मिलेगा G2 G3 से, तो GOF मिल जाएगा G1 G3 से। कंपोजिशन इज अगेन प्रिजर्व्ड, रिलेशन क्या हो गया, ट्रांसिटिव भी हो गया, हैंस इक्विवेलेंस, हैंस पार्टीशन, हैंस इट विल पार्टीशन सेट एस इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या करो, इसमें से एक G चूज करो और उसमें रखो। इसमें कौन आएंगे, वो आएंगे जो G के आइसोमॉर्फिक हैं। अब कितनी क्लास बनेंगी ये सोचना। अब बताओ, यही हरकत में S3 पे करता तो कितनी क्लास बनेंगी, S3 पे करो, एक ही क्लास बनेगी। चाहे जो ग्रुप चूज कर लो, इसमें से जो भी आएगा क्लास ऑफ, अच्छा Zn तो बिलोंग करेगा Z7 बिलोंग करेगा S3 को, ऑर्डर 7 इसका भी है। और क्लास ऑफ Z7 में कौन आएगा, जो साइक्लिक होगा ऑर्डर 7 का। इसमें सारे ऑर्डर 7 है और 7 मतलब प्राइम सारे साइक्लिक है, और साइक्लिक कोई भी दो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं अगर ऑर्डर सेम है तो। सारे इसके अंदर नहीं आ गए, इट इक्वल टू व्हाट, एस। बात समझ में आ रही है। अब आप एक चीज देखिए, जरा S2 उठाता हूं मैं, Z8 बिलोंग्स टू S2, Q8 बिलोंग्स टू S2, क्लास ऑफ Z8 और क्लास ऑफ Q8 कुछ कॉमन हो सकता है इसमें। इसमें वो आएंगे जो साइक्लिक होंगे ऑर्डर 8 के, इसमें कौन आएंगे जो Q8 जैसे होंगे, उसके आइसोमॉर्फिक। एक क्लास बनेगी Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 की, एक क्लास बनेगी D4 की, एक क्लास बनेगी Z2 क्रॉस Z4 की। अब S2 का कोई भी ग्रुप निकालो, ये बड़ी कैलकुलेशंस हैं जो हम लोग कुछ छोटे नंबर्स पे कर रहे हैं, एन बढ़ते जाते हैं, कैलकुलेशन टाइप बदलता जाता है, फिर प्रोग्रामिंग बीच में आती है, जहां से यूजिंग कैलिस थ्योरम एंड जनरलाइज्ड कैलिस थ्योरम वी प्रोग्राम इट एंड इट कम्स आउट विद द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। हमें बेसिक आइडिया इकट्ठा करना कि हम ऐसे करेंगे। S2 में इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, बट कोई भी ग्रुप निकालोगे S2 का, वो इनमें से किसी न किसी क्लास को जरूर बिलोंग करेगा, है ना। तो जो गैलन की टेबल है ना, उस टेबल के नीचे जहां लिखा हुआ है 8, उसके नीचे यही 5 लिखा हुआ है कि इफ वी कलेक्ट ऑल द ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बीइंग आइसोमॉर्फिक, इट विल पार्टीशन दिस सेट इनटू 5 क्लासेस, क्लास ऑफ दिस, कोई भी इसकी जगह ले सकते थे, साइक्लिक दूसरा भी, एंड सो ऑन। तो हम ये कह रहे हैं यहां पर कि इस S2 में से कोई भी ग्रुप निकालोगे, इनमें से किसी न किसी में वो बिलोंग जरूर करेगा, पक्का। इनमें से किसी न किसी के आइसोमॉर्फिक जरूर होगा। कितने नॉन आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं एक बार में, एक साथ? इस S2 में से 6 ग्रुप निकाल के लाओ, 6 ग्रुप, और कोशिश करो 6 आइसोमॉर्फिक ना हो, सारे नॉन आइसोमॉर्फिक हो। ऐसा हो सकता है? 6 निकाल के लेके आओगे, एक इसमें डाल दिया, दूसरा चलो नहीं है आइसोमॉर्फिक, इसमें डाल दिया, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठवां। पिजनहोल प्रिंसिपल, इट हैज टू बी, है ना, इन्हीं में से कोई होना चाहिए, होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऑर्डर 8 के आपने 6 ग्रुप ले लिए, उनमें से 2 तो पक्का आइसोमॉर्फिक होंगे। इसको ऐसे बोलते हैं, जो स्टेटमेंट यूज करते हैं क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 8, नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 8, 5 मींस नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप एक साथ कितने हो सकते हैं, वो नंबर 5 है। गॉट द आइडिया? सो देयर इज अ रिलेशन थ्योरम, लिख लीजिए स्टेटमेंट। नेक्स्ट रिजल्ट आइसोमॉर्फिज्म के बाद, द सेट ऑफ, लेट S बी द सेट ऑफ ग्रुप्स, any, let S be any set of groups, let S be any set of groups, then relation of being isomorphic, then relation of being isomorphic, relation of being isomorphic up to isomorphic,
relation of being isomorphic is an equivalence relation on S. Relation of being isomorphic is an equivalence relation on S. ये देखा भी हम लोगों ने ना, इसमें कोई इशू नहीं है. Be very clear, the most important segment we are discussing. बहुत फंडामेंटल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से आपको अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं और आप एक नहीं दिखाई दे रहे हैं तो गड़बड़ है. ठीक है, अगर कोई कहता है दो आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है, लेट्स बी जी बी ए ग्रुप ऑर्डर 7, ओके, Z7. लेट जी बी ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑर्डर 8, आइदर Q8 और D4, आइदर Q8 और D4. दिमाग में ये आएगा, it has more than one element order 2, okay, it's not Q8, hence it has to be D4. अगर मालूम चल जाए ऑर्डर 8 के यही होते हैं, यहां पर इसमें ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट होता है, वो कह रहा है नॉन एबिलियन ग्रुप ऑर्डर 8 या तो ये या ये, और कह रहा है इसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट है ऑर्डर 2 के, तो Q8 में तो नहीं होता, एक -1 है केवल, तो पक्का यही होगा. अब फिर कह रहा है बताओ मेरे उस ग्रुप में क्या क्या है, अब सब बता दोगे आप तो. इसका ही तो हुआ आइसोमॉर्फिक, इसमें जो जो हो गए सारा उसके पास होगा. ठीक है, अब इसके बारे में नहीं पता तो फिर बोल दो कि सर इसके बारे में नहीं पता, एक्चुअली है ही वाला आपका, है ना. तो ये D4 ले लीजिए, डिस्कस करते रहिए, बट दैट इज फॉर श्योर दिस इज आइसोमॉर्फिक टू D4. क्लियर. सो व्हेन वी हैव अ ग्रुप ऑफ अ सेट ऑफ ग्रुप्स, व्हाट वी डू, वी डिफाइन रिलेशन ऑफ बीइंग आइसोमॉर्फिक एंड हेंस इट पार्टीशंस. ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट लिखिए. पहला लिख लिया, कंप्लीट हो गया ना. देन इट इज एन इक्वेशन ऑन S. Second, let S be a set of all groups of order n. S be the set of all groups of order n. Then relation of being isomorphic over this S relation of being isomorphic over this set S is an equivalence relation, and hence partitions S into equivalence classes. सेकेंड जो आप नोट लिख रहे हैं उसमें हमने n फिक्स कर लिया एक ऑर्डर. सो लेट S बी अ सेट ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n. पहला ये है ना, सेकंड जो स्टेप लिख रहे हैं, लेट S बी अ सेट ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n. देन द रिलेशन ऑफ बीइंग आइसोमॉर्फिक ओवर दिस सेट S इज an equivalence relation, and hence it partitions the set into equivalence classes, and each class consists of isomorphic groups of order n. Each class consists of isomorphic groups of order n. एक क्लास के सारे ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे. ठीक है. एंड ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट क्लास आर नॉन आइसोमॉर्फिक, एंड ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस आर groups from different classes are non-isomorphic. True? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो पढ़ते आ रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है. दो एक क्लास को उठाओगे, रिश्तेदार होंगे आपस में, अलग क्लास उठाओगे नहीं होंगे. क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल. तो ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस आर नॉन आइसोमॉर्फिक. इससे जो लैंग्वेज बनती है वो ये कहती है कि हेंस व्हेन वी से number of groups up to isomorphism of order n, this statement means what? अब कभी आपसे कोई पूछता है number of groups up to isomorphism of order n means number of equivalence classes of this. And अगला statement, and number of equivalence classes लिख लीजिए इसी में, number of equivalence classes
of this relation equal to number of equivalence classes of this relation is equal to number of non-isomorphic groups of order n. Number of non-isomorphic groups of order n. और दूसरा और एक बार लगा के, और नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म. नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म. नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, समझ में आया? जब कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर n, इतना स्टेटमेंट आया आपके सामने, हाउ मेनी ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर n. यहां लिखा हुआ है आपने क्या, दिस इज सेम एज नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n. एंड व्हाट इज दैट? इट इज सेम एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n. एंड व्हाट इज द रिलेशन? बीइंग आइसोमॉर्फिक. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 3, 1, क्योंकि सारे साइक्लिक है, एक क्लास बनेगी, ऑफ 4, ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, 2, Z9 और Z3 और Z3 दो अलग है ना. तो ना सम इंपॉर्टेंट क्लासेस लिख सकते हो n इक्वल टू ना, मैं यहां n इक्वल टू लिख दे रहा हूं और आप कुछ कुछ नंबर यहां पे लिख सकते हो जो यूजफुल हो सकता है आपके लिए, याद भी रहेगा, कोई बुराई नहीं है. नंबर ऑफ ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म और नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, ये दोनों एक ही चीजें हैं और वो वही जो क्लास आती है. तो अगर n इक्वल टू वो p दे दे तो 1, p स्क्वायर दे दे तो 2 प्राइम, p इंटू क्यू दे दे तो 1 इफ p डजंट डिवाइड q, और p हम प्रूफ करेंगे सारे आगे, और 2 व्हेन p डिवाइड्स q एंड p इज लेस देन q. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिन पे आप ध्यान रख सकते हैं. बहुत सारे मिल गए आपको, मिलते जाओ अपनी अपनी मर्जी से. 21 में कितने होंगे? नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 21 अप टू आइसोमॉर्फिज्म. साफ साफ फॉर्मूला लिखा हुआ है 3 इंटू, अच्छा पी क्यू आर प्राइम, फिर पी क्यू आर प्राइम, तो 21 कितने होंगे? अभी 1. अच्छा तब तो सही, हमारी गलती, आपकी गलती नहीं है. सॉरी सॉरी सॉरी, आई शुड से सॉरी. ऑब्वियसली प्राइम कैसे डिवाइड किया दूसरे प्राइम को? भाई खुद ही बोलना चाहिए था, आप सब प्राइम लिख रहे हो और कह रहे हो डिवाइड भी कर रहा है. ऐसा कौन सा प्राइम है? हो जाता है. पता डिवाइड q-1 को, छोटा वाला प्राइम बड़ा -1 को डिवाइड करेगा तो 2 और नहीं करेगा तो 1. 122 ऑर्डर कितने होंगे? हाउ मेनी ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 122? ये क्या है? 2 इंटू 61. 61 प्राइम, 2 प्राइम, बट 2 डिवाइड 61 माइनस 1 कितने हो गए? 2. ये नेट का क्वेश्चन है एज इट इज. नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं. 121 भी आ चुका है, 122 भी आ चुका है. हाउ मेनी ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑर्डर 121? 121 इज नॉट प्राइम, इट इज 11 स्क्वायर. कितना हो गए? और 122 में भी 2. ठीक है, और 55 5 इंटू 11, 5 डिवाइड्स 11 माइनस 1 10, तो 2 हो गए, है ना? ठीक है. 65 1 75 पे नहीं खेल रहा क्योंकि प्राइम p इंटू क्यू चाहिए ना, है ना? वो
5 स्क्वायर इंटू 3 है। जैसे ही किसी का स्क्वायर हो जाता है तो तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, छोटी मोटी नहीं। जैसे ग्रुप कोई का किसी प्राइम का स्क्वायर डिवाइड करेगा ना तो बड़ा तकलीफ दे ग्रुप होता है, वो आसानी से पकड़ में नहीं आता वो। फिर भी कुछ नहीं, ये नंबर याद रहेंगे ना, नंबर ऑफ ग्रुप। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 2 उसका, ये भी बड़े काम का है। अगर ऐसे कर लो ना, वो 2 होते भी है ना, वो कौन कौन से होते हैं वो भी जान लो। एक तो होता है ZP स्क्वायर और एक होता है ZP क्रॉस ZP। तो सब पकड़ में आ गया नहीं आ गया? आपको अगर कोई कहे कि लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49 विच इज नॉन साइक्लिक, अगर आपको ये लिस्ट पता है, ये जान पा रहे हो कि ऑर्डर P स्क्वायर के 2 ही हो सकते हैं, और 2 बता दूं, एक इसके आइसोमॉर्फिक होता है और एक इसके आइसोमॉर्फिक होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49 विच इज नॉन साइक्लिक, तो ये तो नहीं है ना वो, तो कौन है वो? उसके पास कितने सब ग्रुप होंगे? तो Z7 क्रॉस Z7 के पास जो है उसके पास भी है, इसके आइसोमॉर्फिक है ना। इसमें कितने एलिमेंट है? 49। किस किस ऑर्डर के? 7 कैल्शियम 7, कितने होंगे टोटल? 1 एलिमेंट ऑर्डर 1 का, बाकी 48 एलिमेंट ऑर्डर 7 के। अनफोल्ड। तो अगर कोई आपसे कहता है आई हैव अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49, तो आप क्या कहोगे? अच्छा, यू कुछ मत बोलो, ये पता है, मन मत रखो, ठीक है। अब पूछने दोस्तों क्या पूछ रहा है वो, इसको कितने सब ग्रुप होंगे? मुझे पता है इसके बाद जो सब ग्रुप होंगे, एक ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 7 के और ऑर्डर 49 के। इसके तो एक ही एक होते हैं। अब जो होने वाले किस ऑर्डर के होने वाले हैं? 7 के, और 7 तो होता है प्राइम साइक्लिक। तो साइक्लिक ढूंढने हैं, कितने होंगे साइक्लिक? 8 ये और एक ये, 9 और एक 10। तो ग्रुप के कितने सब ग्रुप हो गए? आपको ग्रुप नहीं दिया उसने इतना कहा कि आई हैव अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 49, टेल मी हाउ मेनी सब ग्रुप्स इट हैज। सीरियसली 10? समझे ना? ये जो ग्रुप आएंगे इसमें सब ग्रुप्स, इसके पास सब ग्रुप्स जो आते हैं हमेशा P+2 आते हैं, P+3, P-1, P+1 अपॉन, ठीक है, P+2, यहां पर 3। ये नंबर ऑफ सब ग्रुप्स है, क्योंकि आपके पास हमेशा ना P स्क्वायर -1 एलिमेंट होंगे टोटल। ZP क्रॉस ZP में ऑर्डर किस ऑर्डर के एलिमेंट हैं? P ऑर्डर के एलिमेंट है और एक आइडेंटिटी है। P ऑर्डर कितने हैं? ZP क्रॉस ZP में टोटल P स्क्वायर एलिमेंट, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, और बाकी P स्क्वायर -1 ऑर्डर P के। इतने हैं ऑर्डर P के एलिमेंट अपॉन 5P इक्वल टू, तो P+1 तो हो गए प्रॉपर सब ग्रुप और 2 इम्प्रॉपर, तो क्या हो गया? 3, P+3, ये टोटल सब ग्रुप हो गए। और यहां भी 7+3 ही आया है, 5P को 7 ले लिया था हमने ना, ठीक। तो आइसोमॉर्फिज्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो ग्रुप के बारे में हिंट देता है। आप अपने किसी नॉन ग्रुप के आइसोमॉर्फिज्म कर लेते हो, जो पूछा होता है वो इस ग्रुप पे कर रहे होते हो। नहीं जादू टोना होता था, एक वो क्या मिट्टी की गुड़िया बना ली आटे की, उसमें से स्विच हुआ तो वो चल जाती थी सुई उसको। नहीं होता, टीवी सीरियल पे आता है, ऐसा दिखाते हैं। वैसे ही कुछ करते थे, ऐसे उसके हाथ मोड़ता है, उसका भी हाथ मोड़ देता है उसको, कुछ भी, ठीक है। ये हम चाहे मेरे पास हो जाए तो सबके नाम के बना के यहाँ पे रख लो अपने पास। आया समझ में? नहीं आया, ठीक है। तो अच्छा कि पेपर पे उसका तो और आइसोमॉर्फाइज कर लेना, एक पेपर में सबके नाम लिख लें, उस पर जो करें वहां पर, ठीक है। तो दिस इज गुड। हाँ जी, हम ये बता रहे हैं कि ZP क्रॉस ZP में कुल कितने एलिमेंट? P एलिमेंट, P मेरा प्राइम है, P मेरा प्राइम है। ZP क्रॉस ZP में कितने एलिमेंट हैं? P स्क्वायर, पक्का ना? और एक ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 और P। B ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 और P, P प्राइम है। तो AB का ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 और P। तो 1 तो सिर्फ आइडेंटिटी का होता है ना, तो बाकी सबका ऑर्डर क्या होगा? P। तो इस ZP क्रॉस ZP में आइडेंटिटी के अलावा सारे एलिमेंट किस ऑर्डर के हैं? P के। तो कुल कितने एलिमेंट है P ऑर्डर के?
पी स्क्वायर माइनस 1, इतने ऑर्डर है, एलिमेंट है ऑर्डर पी के। पी ऑर्डर का सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, पी ऑर्डर का सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, और इसमें ऑर्डर पी के ही सब ग्रुप हो सकते हैं प्रॉपर। कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन 5p, और 5 ऑफ प्राइम इज ऑलवेज p माइनस 1, तो मैंने p माइनस 1 से यहां पे डिवाइड कर दिया, तो p माइनस 1 p प्लस 1, ये p प्लस 1 आया है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर p, है ना। जैसे वो आपसे कहे कि Z 121 ऑर्डर का ग्रुप है मेरा और G इज नॉन साइक्लिक, तो क्या फील हुआ आपको? ये क्या है? Z11 ही तो है ना, 11 स्क्वायर। P स्क्वायर का अगर साइक्लिक नहीं है तो इसके जैसा होता है, तो Z11 क्रॉस Z11, इसमें किसी भी ऑर्डर क्या हो सकता है? 11 या 1, तो 1 तो होगा किसका? आइडेंटिटी का। बाकी 120 एलिमेंट किस ऑर्डर के हो गए? 11 के। अब 11 ऑर्डर का एक एलिमेंट उठाइए, सब ग्रुप बनाएगा वो। 11 ऑर्डर का साइक्लिक कितने बनेंगे? तो इतने सब ग्रुप है ऑर्डर 11 के। 11 के साइक्लिक ही बनता है, और किसी ऑर्डर का बनना भी नहीं है। 1, 11 और 121 ये डिवाइड कर रहे हैं, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, प्लस 2, है ना। ऑर्डर 11 के 12 और बाकी 2 इम्प्रॉपर भी ऐड कर दिया आपने। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है। आइसोमॉर्फिक, ये छोटे से नंबर्स हैं, और कुछ नंबर जो इसके अलावा याद करने हैं 20 के अंडर में, वो और कर सकते हो कि n इक्वल टू 12 के लिए 5 है, 8 के लिए 5 है, 12 के लिए 5 है, बाकी तो से मिल ही जा रहा है आपको। 12 के लिए 5 है, 18 के लिए 5 है, 16 भी लिख ही लो, 14, ये भूल जाओगे तो कोई आफत नहीं है। 16 कितने होते हैं? 20 के भी 5 है। ये छोटे नंबर्स हैं जो उम्मीद कर सकता है कभी कोई एग्जामिनर की आपको पता होने चाहिए। वैसे तो गलत ये भी होगा, 12 के बाद किसी भी ऑर्डर का पूछना बेईमानी है। अगर 12 के बाद किसी ऑर्डर का पूछ रहा है आपसे, तो पक्का उसने अपने दोस्तों को बता दिया क्या क्या है और आपसे पूछ रहा है वो, मतलब डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है इस तरह से। बट कोई लॉजिक नहीं है कि आप किसी नंबर को देखिए आप पूछ रहे हो। आगे हम अबिलियन ढूंढ पाएंगे, अबिलियन किसी ऑर्डर का दे देगा निकाल लेंगे फट से, अबिलियन किसी भी ऑर्डर का दे देगा तो निकल आएगा, बट हर ऑर्डर का अबिलियन थोड़ी होता है। ठीक, कंफर्म है? यहां पर लिखिए आगे। ये हम लोग रिजल्ट लिख रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म के। जैसे मैं बोलता हूं आगे लिख रहे हैं, लोग इधर देखना शुरू कर देते हैं, है ना। आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज और मेन एसेंस जो था वो आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ऑर्डर के कितने तरह के ग्रुप्स होते हैं ये देखने की। तो समझ में आया? पी स्क्वायर या पी इंटू क्यू, और जो नंबर मैंने दिए हैं इसका मतलब क्या है? भले आपने अभी प्रूफ नहीं किया हो कि हाउ पी स्क्वायर और पी इंटू क्यू डजंट डिवाइड क्यू माइनस 1 एक्सेट्रा में, बट ये नंबर भी अगर याद कर पाते हैं तो ये यानी कैलकुलेशन से ये प्रूफ हो चुका है कि अगर आप 21 ऑर्डर के ग्रुप इकट्ठे करोगे तो दुनिया भर ग्रुप बनेंगे, बट जब इक्विवेलेंस क्लास बनाओगे आइसोमॉर्फिक होने की तो 2 ही क्लास बनेंगी। एक तो 21 Z21 तो है ही, और दूसरा नॉन अबिलियन। हर ऑर्डर में एक तो होता ही है ZM, तो साइक्लिक होंगे वो सारे ZM के आ जाएंगे, और अगर नॉन साइक्लिक एग्जिस्ट करते हैं तो वो दूसरे बनेंगे। जहां जहां आप 1 कह रहे हो ना, जिस भी नंबर के आगे 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो साइक्लिक ही हो रहा हो, कि साइकिल तो हमेशा मिलता ही मिलता है एक ऑर्डर का। अगर उसने लिख दिया, मान लीजिए कोई नंबर स्पेशली जैसे 91, इसके नीचे लिखा हुआ 1, तो एक तो मैं जानती हूं Z91, ये तो मुझे पता भी है। अगर मैं ये जान रहा हूं तो दूसरा कोई है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? एवरी ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर इज साइक्लिक बिकॉज इट हैज टू बी आइसोमॉर्फिक टू दिस। जब कह रहे हो कि इसके एक ऑर्डर, इस ऑर्डर के कितनी क्लास बन रही है? सिर्फ एक बन रही है। अगर आपको लिखा मिलता है गैलियन की उसी पेज पे लिखा है 420 पेज पे, हाँ नई वाली पे, पुरानी वाली पे 406। पिछले बच्चे ने याद करा दिया मेरे को, सर हमारी वाली किताब से बताया करो। मैं ठीक है तुम बताओ नंबर, तो जो भी, तो उसके नीचे अगर ये लिखा मिल रहा है इसका मतलब क्या है? वो साइक्लिक ही होगा। अच्छा, किसी के नीचे 2 लिखा मिल रहा है कि 2 ही मिल रहे हैं, एक तो साइक्लिक हो गई होगा, जो भी ऑर्डर कहीं किसी भी ऑर्डर यहां पर।
एक तो मिलेगा। दूसरा कौन सा हो सकता है, या तो नॉन अबिलियन है या फिर अबिलियन भी है, तो हम उसको ढूंढ पाएंगे। जैसे आप देखोगे ना तो आपको 25 के नीचे मिला है 2, और आप खुद जानते हो कि ये तो आप ढूंढ ही पाए हो, उसके लिए ये अलग अलग है, और उसने लिखा भी 2 ही है, तो मतलब ये 2 हो गए मेरे। आप 45 9 45 45 देखा, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, लिख दिया 2 तो मैं वैसे भी जानता हूं, Z45 3 लिखा हुआ है मेरे ख्याल से इसके नीचे, फिर तो ना 2 ही लिखा है पक्का, देखना किसी के पास। 2 तो मैं ऐसे ही जान रहा हूं, Z3 क्रॉस Z5, देखो अलग अलग है ना। इसमें मैक्सिमम एलसीएम क्या आ सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या आ सकता है इसमें, 15 है ना। 3 3 5 का एलसीएम 15 और 3 5 का एलसीएम भी 15 है ना। एक बार और 3 नहीं कर देंगे। इसमें मैक्सिमम 15 आ रहा है, इसमें 45 है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए। वो कह रहा है 2 ही होते हैं, मतलब मुझे दोनों मिल गए। मैं अपनी तरफ से बनाना शुरू करूं और वो नॉन आइसोमॉर्फिक मुझे दिखाई पड़ जाए, वो कह रहा है इतने ही होते हैं, बस 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 हो गए, मेरे भी हो गए। फिर अगर 45 नीचे बाकी 2 लिखा होगा, देखना उसमें, ठीक है। इसका होता, हम लोग साइलो से प्रूफ कर पाते हैं कुछ 2, हाँ, ये साइलो में प्रूफ कराया जाता है कि 45 का हमेशा अबिलियन होता है। 2 तो मैं बना ही पा रहा हूं, ठीक है। 45 का हमेशा अबिलियन होता है, वो आगे हम जान पाएंगे। क्लियर है ये। सो दिस इज थर्ड इक्विवेलेंस इंपॉर्टेंट रिलेशन बीइंग आइसोमॉर्फिक। फर्स्ट वाज कांग्रुएंस मॉडुलो M over Z, second was कांग्रुएंस मॉडुलो H, फिर H इज सब ग्रुप। हम देखो हम इक्विवेलेंस ऐसे इकट्ठे कर रहे हैं। पहला कांग्रुएंस मॉडुलो M, A is कांग्रुएंट टू B मॉडुलो M over Z, फिर ओवर एनी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब ग्रुप H, A is कांग्रुएंट टू B मॉडुलो H, दैट इज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, राइट मॉडुलो लेफ्ट मॉडुलो। इससे मुझे कोसेट्स मिले, कोसेट से लेग्रांजेस थ्योरम मिली, बड़ा रिजल्ट मिला वो। थर्ड इज दिस, 2 ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, मींस 2 ग्रुप्स आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर आइसोमॉर्फिक। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखिए, डेफिनेशन है 5-10 मिनट 15 मिनट, है ना। झूठ भी नहीं बोल सकते आप लोग ने कितने ईमानदार हो। लिखिए, लिख लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देने जा रहे हैं, कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, तब डिफाइन करेंगे रिलेशन, कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट्स। बस इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे पक्का। कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट्स, let A comma B belongs to G, let A comma B belongs to G, define nahi, if there exists X belongs to G such that B equal to XA X inverse। कोई 2 एलिमेंट चूज किए हमने, फिर एक के ऊपर ऑपरेट करना शुरू किया एक्स और एक्स इनवर्स से, एक तरफ एक्स एक तरफ एक्स इनवर्स। ये तो मैं जान ही रहा हूं कि अगर मैं कुछ भी करता रहूंगा एलिमेंट तो जी में मिलेंगे। यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी, शायद कभी बी मिल जाए, मे बी। अच्छा, बी मेरा आइडेंटिटी इक्वल नहीं है और पता चला नहीं, मैंने ए को आइडेंटिटी ले लिया। अब इस पर जो मर्जी ऑपरेट करता रहूं, ये क्या बना रहेगा, आइडेंटिटी। कभी बी आएगा कभी नहीं आएगा, तो किस्मत की बात है कि बी आ जाए या ना आ जाए, ठीक है। अब कोई 2 एलिमेंट उठाऊं मैं ऐसे, इफ आई कैन फाइंड सच एक्स फॉर विच एक्स ए एक्स इनवर्स, और कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स। ऑब्वियसली अगर एक्स मिल जाएगा तो हम एक्स इनवर्स को टी मान के ये फॉर्मेट आ जाएगा, हार्डली मैटर। तो इफ देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट बी इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स, वी से बी इज अ कॉन्जुगेट ऑफ ए, और चुपचाप मन में बोलते हैं बाई एक्स, मे बी बाई सम अदर एलिमेंट एज वेल, बट एटलीस्ट बाई 1 एलिमेंट एक्स। ये एक्स जो होता है
कॉन्जुगेटिंग एलिमेंट होता है और दूसरे एलिमेंट भी कॉन्जुगेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्लियर? अगर एक भी एक्स ऐसा मिल जाएगा तो हम कहेंगे ये उसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट नीड नॉट टू बी यूनिक, एक ही एलिमेंट के कई सारे कॉन्जुगेट हो सकते हैं। एक काम सिंपल ये करते हैं ना, एक्स ए एक्स इनवर्स, वाई ए वाई इनवर्स, जेड ए जेड इनवर्स। ये मान लीजिए A1 आया, ये आया A2, ये आया A3। बाय दिस डेफिनेशन A1 A2 A3 आर कॉन्जुगेट ऑफ A? नहीं, क्योंकि इसके A1 के लिए x मिल गया, A2 के लिए y मिल गया, एंड सो ऑन, मिल तो रहे ना। जब भी कोई x मिल जाएगा तो हम कहेंगे पहले से दो उठा लिए एलिमेंट और फिर ढूंढना, या एक एलिमेंट पकड़ ली जो प्रॉपर्टी करते हैं, नए नए जो मिलते जाएंगे वो क्या होंगे? कॉन्जुगेट ही होंगे। सो दिस इज थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन ग्रुप थ्योरी, कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट। सो इन दिस वे वी डिफाइन कॉन्जुगेट। क्लियर? अब अगर B A का कॉन्जुगेट है तो A भी तो B का कॉन्जुगेट हो जाएगा। इधर x इनवर्स, इधर x तो इक्वल टू A हो गया, और x इनवर्स को मान लो y, तो वही y B y इनवर्स फॉर्मेट में आगे नहीं आ गया? अगर यहां लिखो E A E इनवर्स, क्या आएगा रिजल्ट? A, वो खुद भी तो अपना कॉन्जुगेट है। और ऐसे ही अगर A B का कॉन्जुगेट है, B C का है, तो A भी C का कॉन्जुगेट हो जाएगा, है ना? तो थर्ड, आज इसका उदाहरण करना जरूरी था। रिजल्ट इंपॉर्टेंट वेरी। ओवर एनी ग्रुप द रिलेशन ऑफ बीइंग कॉन्जुगेट, ओवर एनी ग्रुप relation of being conjugate, मतलब conjugacy, over any group the relation of being conjugate is an equivalence relation. Is an equivalence relation. ठीक है, hence it partitions, hence it partitions the group into equivalence classes. जब रिश्ते का नाम पता हो ना तो उससे बुलाना चाहिए, ठीक है, AGOG से नहीं। यहां पर इसको हम कॉन्जुगेसी बोल रहे हैं, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है, तो बजाय इक्विवेलेंस क्लास कहने के हम इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट क्लास। एंड द क्लासेस सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कॉन्जुगेट क्लासेस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है ये ग्रुप में। एंड द क्लासेस सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कॉन्जुगेट क्लासेस। कॉन्जुगेट क्लासेस, ये काम पहले भी हम लोगों ने किया था जब रेसिड्यू क्लास बनाई थी, जब इक्विवेलेंस वो था ना, मॉडुलो A इज इक्वल टू B मॉडुलो M, वहां पे जो क्लास बनी थी उसको हम बोलते थे रेसिड्यू क्लासेस, बिकॉज दे वर लिविंग द सेम रिमाइंडर। यहां पर जो क्लासेस बन रही हैं, डेफिनेशन इस तरह के एलिमेंट की है, कौन सी? कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर भी हम उसको कॉन्जुगेट क्लासेस बोलेंगे। ये जो डिवीजन हुआ ना, ये ग्रुप को बहुत अच्छे से अनफोल्ड करेगा। आपसे मैं ये पूछूं Q8 से 2 एलिमेंट निकालो, आप निकालो कोई 2 एलिमेंट मन में, ठीक है? अब बताओ वो कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन से चूज किए थे? ऑब्वियसली आप पता लगा कि सर हमने तो आई और माइनस आई किए, तो कह रहे हो नहीं कम्यूट कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। तो आप चूज को तो आपको पता होगा कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ आई आस्क यू टेक, मतलब सिलेक्ट एनी 2 एलिमेंट रैंडमली, है ना? ठीक है, अब आप चूज करो S4 में से कोई 2 एलिमेंट मन में ही, बताओ कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन से चूज किए? ये कैसे कर रहे हो आप लोग? एलिमेंट चूज कर ले रहे हो और ये बता रहे हो कम्यूट नहीं कर रहे हैं, और ये नहीं बता रहे हो कौन से एलिमेंट थे। मतलब तो जब मन में कहा तो सब मन में ही चल रहा है, ठीक है? ये तो सरासर बेईमानी है, तो हमने और मन में चूज नहीं किए थे, इसका मतलब साफ साफ, ठीक है? तो अगर आपसे कोई ये कहे कि किसी ग्रुप से 2 एलिमेंट चूज करो अपने आप, और उसके बाद पूछे आपसे वो कम्यूट कर रहे नहीं कर रहे, तो आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही काउंटर चेक था कि चूज किए थे कि नहीं किए थे, ठीक है? अगर किए तो बताओगे फिर। अब इसको जनरलाइज करें आइडिया को, ठीक है?
आप उल्टा पूछो हमसे, सर मैंने अपने ग्रुप में, एक मेरे पास ग्रुप है, इसमें 2 एलिमेंट मैंने चूज कर लिया, बताओ वो कम्यूट करने के नहीं कर रहे हैं? अगर ये रिवर्स हो जाए, पहले आपको मैंने कहा ग्रुप चूज करो, आपने ग्रुप चूज कर लिया, आपने काउंटर क्वेश्चन किया, सर मैंने इसमें 2 एलिमेंट चूज किए हुए हैं, आप बताओ कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हम बता दें तो इसका मतलब हम दोनों जानते ग्रुप अबिलियन रहा होगा, ठीक है। हम देंगे आपको वो ग्रुप, ये अगर आपने कहा कि ग्रुप लो, टेक ग्रुप आउट ऑफ 45, उसमें से कोई तो चूज कर लो, हम कह देंगे कम्यूट पक्का कर रहे हैं वो, बिकॉज आई नो दैट ग्रुप इज गोइंग टू बी अबिलियन। अगर ग्रुप अबिलियन नहीं है तो चांस बनता है कि कम्यूट नहीं भी कर सकते हैं। जैसे Q8 में से चूज करो और S4 में से, A4 में से, SN में 3 more than 3, तो मे बी दे डोंट कम्यूट, दे मे कम्यूट एज वेल। एक E चूज कर लिया, एक X चूज कर लिया, तो हमेशा कम्यूट कर जाएंगे। पूछा यह जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे कम्यूट, है ना, तो S3 में से चूज करो तो 50% प्रोबेबिलिटी है कम्यूट करने की, लेकिन Q8 में से चूज करोगे तो 5/8, 1 1 2 2 2 5, 5/8 प्रोबेबिलिटी आएगी कम्यूट करने। 5/8 कितने परसेंट हुआ? हाँ, 5% ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा। ऐसा नहीं, आप समझिए कि जो एलिमेंट कम्यूट करना नहीं करना, पूरी ग्रुप थ्योरी में ये 3 चीज चल रही है। बताओ साइक्लिक है कि नहीं है, बताओ अबिलियन है कि नहीं है, ये तो ढूंढ रहे हैं हम लोग लगातार कि एक ग्रुप ले लिया, फिर परेशान ये अबिलियन है कि नहीं है, साइक्लिक है कि नहीं है, और वो कैसे तय होता है? उसके अंदर के एलिमेंट वो कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर सब ग्रुप ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी ढूंढ रहे हैं कैसे सब ग्रुप, साइक्लिक ढूंढने हैं, अबिलियन ढूंढने हैं, क्या करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन किससे कम्यूट कर रहा है। ये सारी कहानी और क्लासिफिकेशन क्लास ऑफ ए से आता है। ये जो क्लास ऑफ ए है आपका कॉन्जुगेट क्लास, एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग टू जी, यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका लेक्चर। ये लास्ट में ये लिख लीजिए, क्लास ऑफ ए वही है ना, क्लास ऑफ ए इज गिवन बाय एक्स ए एक्स इनवर्स, ठीक है, एक्स ए एक्स इनवर्स। अभी आप लोग ना सब ग्रुप की काउंटिंग में परेशान मत होइए, अभी बहुत रिजल्ट आपके पास नहीं है, आप गलत है बिल्कुल मत रखिए, अब निकाल लोगे, ठीक है। बहुत सारे रिजल्ट है तो साइलो से पहले होते भी नहीं है, साइलो से पहले बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे आपसे, अभी आपके पास डीएन नहीं है, ठीक है, और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। नॉर्मल सब ग्रुप एक बड़ा असेट होता है काउंटिंग टेक्निक्स में, ठीक है। तो जितना हो जाए अच्छी बात है, तो आगे काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। मिलते हैं।